एक अकेला बेवकूफ और एक नाजुक बैडी ने अपहरण करने और उसके पास होने के बाद एलियंस और भूतों से लड़ने के लिए एक साथ मिलते हैं। यह सब एक नियमित दिन पर शुरू हुआ जब नाजुक मोमो को उसके सोने की खुदाई करने वाले प्रेमी द्वारा डंप किया गया। हालांकि उसने उसे हिम्मत में लात मारी और उसके साथ टूटने से पहले उसे तोड़ने के लिए उसे शाप दिया। यह जरूरतमंद लड़की अभी भी उदास हो जाती है क्योंकि वह उसका पहला प्रेमी था। उसके सबसे अच्छे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, यह पूछते हैं कि उसने उस आदमी में क्या देखा। वह जवाब देती है कि वह अपने पसंदीदा अभिनेता की तरह थोड़ा दिखती थी और वह हमेशा एक अजीब मर्दाना प्रेमी चाहती थी। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कोई भी इस उम्र में एक मर्दाना प्रेमी का खर्च नहीं उठा सकता है जब लोग अपने लिंग को भी नहीं जानते हैं। बाद में मोमो गलियारों के माध्यम से खुद को खींचता है जब वह कुछ लड़कों को केन नामक एक गरीब बेवकूफों को धमकाने के लिए नोटिस करती है। मोमो गरीब बेवकूफ के बगल में एक सीट लेता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। और चूंकि बुलियां उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करती हैं, इसलिए वे जल्दी से अपने चेहरे को घुमा देते हैं। फिर वह अपने पेंटअप तनाव के साथ अपनी सीमा तक पहुंच जाती है जब अचानक बेवकूफ केन वहां आता है। वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन चिल्लाता है कि वह जानता है कि मोमो प्यार में है। मोमो उसे अपनी डेलुलु दुनिया से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि भले ही वह हताश हो, वह उसके जैसे किसी के लिए नहीं गिरेगी। हालांकि केन का मतलब यह है कि उसे अपनी पत्रिका में उस सामग्री से प्यार हो गया जो यूएफओ और एलियंस के बारे में बात करती है। मोमो उसे बताता है कि वह उन सभी बेवकूफ साजिश के सिद्धांतों में दिलचस्पी नहीं ले रही है, लेकिन केन अभी भी एक यूट्यूब पिकअप कलाकार की तरह लगातार है। मोमो उसे नरक को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास उसके यापिंग के लिए समय नहीं है जब वह सिर्फ डंप हो गई। वह उसे बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वह एक धक्का मुक्की है जो केन को छोड़कर छोड़ देती है। मोमो को तुरंत पता चलता है कि वह उसके साथ बहुत कठोर थी और माफी मांगते हुए अपनी किताब उठाती है। वह केन को बताती है कि वह एलियंस में विश्वास नहीं करती है, लेकिन भूतों में, और वह अचानक उस पर हंसने लगती है। वह कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह भूतिया हो जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद हैं। वे इस बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं कि क्या भूत वास्तविक हैं या एलियंस, और एक दूसरे को यह साबित करने का फैसला करते हैं कि वे सही हैं। रात में मोमो एक खौफनाक परित्यक्त अस्पताल में जाता है क्योंकि केन के अनुसार यह वह जगह है जहां एलियंस मनुष्यों का अपहरण करते हैं। दूसरी ओर उसने केन को एक परित्यक्त सुरंग में भेजा है, यह कहते हुए कि यह कई भूतों के साथ एक आध्यात्मिक हॉटस्पॉट है। केन घबराया हुआ है और जैसे ही वह सुरंग के करीब जाता है उसे लगता है कि सुरंग उसे अंदर खींचती है। वह मोमो से पूछता है कि क्या उसने कभी भूत देखा है। वह उसे बताती है कि वह नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि भूत मौजूद हैं क्योंकि उसकी दादी एक शमन है और उसने उससे सभी भूतों के बारे में सीखा है। उसकी दादी की वजह से जब भी वह घर से बाहर निकलती थी तो उसे हमेशा एक सौभाग्य की रस्म करनी होती थी और उसके सिर के ऊपर एक उंगली उठाते हुए स्कूल चली जाती थी। मोमो कहती है कि वह हमेशा ऐसा करने में अजीब महसूस करती थी और हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वह अपनी दादी पर पागल हो गई कि वह उसे कुछ बेवकूफ बनाने के लिए कहे। यही कारण है कि वह अपनी दादी के साथ एक बड़ी लड़ाई थी और सौभाग्य की रस्म करना बंद कर दिया। हालांकि वह अब समझती है कि वह अपनी दादी पर पागल नहीं थी, लेकिन उन लड़कों पर जिन्होंने अपनी प्रथाओं का मजाक उड़ाया था। वह केन को बताती है कि वह हमेशा अपनी दादी की अनोखी नौकरी पर गर्व करती थी और यही कारण है कि वह भूतों पर विश्वास करना चाहती है। एक बार जब वह अपनी कहानी के साथ किया जाता है तो मोमो केन से पूछता है कि वह एलियंस में क्यों है। वह उसे बताता है कि उसे एलियंस को पसंद करने के लिए एक कारण की आवश्यकता नहीं है और वह इसके साथ ठीक है। तभी केन जमीन पर कुछ खूनी पैरों के निशान देखता है जो वहीं खड़ा है जहां वह खड़ा है। वह तुरंत यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि क्या कोई पास है, और उसके आतंक के लिए एक पुराने हुकर का भूत है जो केन को बताता है कि वह उसे $2 के लिए एक हॉक तुआ दे सकती है। केन बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए उससे दूर भागना शुरू कर देता है। मोमो पूछता है कि क्या गलत है और वह उसे बताता है कि वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत में भाग गया, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने सिर्फ एक भूत नहीं देखा। मोमो उसे दौड़ना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि टर्बो दादी नामक पुराना भूत उसका पीछा करेगा और अगर वह उसे पकड़ लेती है तो वह हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। वह यह बताने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि भूत केन को लगभग तुरंत पकड़ लेता है और मोमो केवल कॉल समाप्त होने से पहले उसकी चीखें सुनता है और उसका सेल फोन स्क्रीन लाल हो जाती है। वह सोचती है कि केन खतरे में है और उसकी मदद करने के लिए भागता है जब अचानक इमारत की रोशनी बाहर जाती है और 3 अजीब दिखने वाले लोग दिखाई देते हैं। मोमो आश्चर्य करता है कि नरक क्या हो रहा है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों लोग उसे पकड़ते हैं। जब वह उठती है तो उसे एक विशेष कुर्सी पर बंदी बना लिया जाता है। तीनों लोग उसे बताते हैं कि वे सर्पो नामक ग्रह से एलियंस हैं, जहां केवल पुरुष मौजूद हैं और वे क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से प्रजनन करते हैं। अत्यधिक क्लोनिंग ने उनके विकास चार्ट को गड़बड़ कर दिया और उन्होंने अपनी सभी बुनियादी भावनाओं को खो दिया है, इसलिए वे पृथ्वी पर हैं जो यहां महिलाओं को खोजने के लिए एक नई पीढ़ी को किकस्टार्ट करने में मदद करते हैं। एक एलियन अपनी पैंट से बाहर एक बड़े पैमाने पर यांत्रिक श्लॉन को बाहर निकालता है जो उसकी चीख करता है, लेकिन उसके संघर्ष बेकार हैं क्योंकि एलियंस अपनी सम्मोहित करने वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे सोने के लिए डालते हैं। हालांकि जैसे ही वे उसके वी कार्ड, उसके सेल फोन के छल्ले को दूर करने वाले हैं, वे सभी रुक जाते हैं और एक एलियन इसे लेने के लिए जाता है।
और फिर अचानक दादी भूत उससे बाहर आ जाती है और उसे दूर कर देती है। वह तुरंत एलियन की गेंदों को काटने के लिए आगे बढ़ती है और उसे उड़ान भरती है। यह पता चला है कि केन के शरीर को भूत के पास रखा गया है और मोमो को इस रूप में भी उसे देखने के लिए राहत मिली है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन केन अपने शरीर पर टर्बो दादी को नियंत्रण खो देता है और एलियंस में से एक उस पर हमला करने के लिए एक ह्यूमनॉइड ज़ेब्रा में बदल जाता है। टर्बो दादी जल्दी से हमले को चकमा देती है और फिर एलियन के शरीर को नष्ट कर देती है। वह उसके बाद अंतिम एलियन पर हमला करती है, लेकिन वह उसे दीवार में दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए एक विशेष हमले का उपयोग करती है। केन को अचानक अपने शरीर का कुछ नियंत्रण वापस मिल जाता है और वह एलियंस को बताता है कि वह उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है जो वे चाहते हैं अगर वे लड़की को जाने देते हैं। वह चिल्लाता है कि चूंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा चाहता था कि एलियंस उसके दोस्त बने। वह बचपन से अनगिनत बार उनके पास पहुंचा, लेकिन वे कभी नहीं आए। वह अपने सहपाठियों से तंग हो रहा था और किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया जब तक कि मोमो साथ नहीं आया और उसके साथ एक मानव की तरह व्यवहार किया। वह घोषणा करता है कि वह उसके साथ कुछ भी नहीं होने देगा, भले ही उसे उसके लिए एक राक्षस बनना हो। वह फिर से एक भूत में बदल जाता है, लेकिन एलियन तुरंत उसे गोली मारता है और उसे एक मानव के करीब होने के लिए लौटने के लिए मजबूर करता है। एलियन ने उसे निपटाने का फैसला किया क्योंकि उनका पुरुषों के लिए कोई उपयोग नहीं है। फिर वह मोमो के मस्तिष्क में हेरफेर करना शुरू कर देता है और जैसा कि वह विरोध करती है, वह याद करती है कि कैसे उसकी दादी उसे अपने काई को उसके सिर के ऊपर से रिहा करने के लिए कहती थी। वह सोचती है कि वह अब इसे क्यों याद कर रही है, लेकिन इसे एक शॉट देने का फैसला करती है। वह अपने काई को अपने सिर के ऊपर से रिहा करने की कोशिश करती है और अचानक डिवाइस ने उसे नीचे की ओर पकड़ा। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि अभी क्या हुआ है, लेकिन मोमो को आखिरकार पता चलता है कि उसकी दादी उसे पूरे समय इस दिन के लिए तैयार कर रही थी। वह महसूस करती है कि उसका शरीर शक्ति के साथ बहता है और विदेशी को एक किक के साथ उड़ान भरता है और वह चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो वास्तव में भेस में उनका अंतरिक्ष यान था। एलियंस के साथ चीजें छांटती हैं और मोमो केन को बताता है कि उन्हें अब बच जाना चाहिए। हालांकि वह अभी टर्बो दादी के नियंत्रण में है और वह मोमो पर हमला करती है। मोमो उसे केन को जाने देने के लिए कहता है और अपनी शक्ति के साथ वह पुराने भूत को अपने शरीर से बाहर धकेलती है। हालांकि केन दर्द में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है और टर्बो दादी का कहना है कि उसके छोटे केले का नियंत्रण है और जब तक उसके पास है वह उसके पास रहेगा। मोमो उसे केन की मर्दानगी को एक बार में वापस करने के लिए कहता है, लेकिन टर्बो दादी उसे अपनी सुरंग में आने के लिए कहती है ताकि अगर वह लड़के को बचाना चाहती है तो उनका एक निष्पक्ष मैच हो सकता है। टर्बो दादी उसके साथ उड़ जाती है और फिर विदेशी स्पेसशिप सीधे इमारत की ओर जाती है। यह इमारत के माध्यम से छेदता है और मोमो किसी तरह केन के साथ सुरक्षित रूप से बाहर हो जाता है। बाद में वह उसे स्थिर रखने के लिए अपने काई को अपने शरीर में इंजेक्ट करती है। वे दोनों महसूस करते हैं कि एलियंस और भूत दोनों वास्तविक हैं और अब वे उनके साथ बहुत गहराई से जुड़ गए हैं। केन पूछता है कि वह इस अभिशाप से कैसे मुक्त हो सकता है और मोमो उसे बताता है कि उसे मुक्त करने के लिए उसे पाने के लिए टर्बो दादी से बाहर गंदगी को हराने की आवश्यकता होगी। केन का कहना है कि वह वहां जाएंगे और इसे किसी तरह काम करेंगे और दूर चलना शुरू कर देंगे। वह अपनी शर्ट और पैंट उतारता है और मोमो को उन्हें पहनने और घर जाने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि वह इस सब के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ सकती है और वह पूछती है कि क्या वह निश्चित है। वह कहता है कि वह सिर्फ एक अजीब आदमी है और मोमो अचानक अपने पैरों के बीच एक झरना महसूस करता है क्योंकि केन ने सिर्फ अपने पसंदीदा अभिनेता से एक लाइन सुनाई थी। वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है और केन से उसके नाम के लिए पूछती है क्योंकि उसे पहले कभी भी इसे जानने का मौका नहीं मिला। वह जवाब देता है कि उसका नाम केन टेक्कुरा है, जो कि मोमो के पसंदीदा अभिनेता का नाम है, और उसका दिमाग उड़ा दिया जाता है। वह तुरंत एक टैंट्रम फेंकना शुरू कर देती है क्योंकि वह स्वीकार नहीं कर सकती है कि उसका पसंदीदा अभिनेता, जो मर्दानगी का शिखर था, ने इस विम के साथ अपना नाम साझा किया। वह जमीन पर लुढ़कने लगती है कि उसने जो कुछ भी सुना है उसे भूलने की कोशिश कर रहा है और इस बीच टर्बो दादी केन के शरीर पर नियंत्रण पाने लगती है। वह उसे जल्दी से उसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए कहता है और वह उसे अपनी शक्ति के साथ दीवार में पटक देता है। मोमो तब कहता है कि अगर वे एक साथ काम करने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ नियम स्थापित करने की आवश्यकता है। पहला नियम यह है कि दोनों में से कोई भी केन के नाम का उल्लेख नहीं करेगा और वह उसे उकारुन कहेगी क्योंकि वह गुप्त क्लब में था। केन के पास इस नियम को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए शहर में वापस जाते हैं। जल्द ही सूरज उगता है और मोमो केन को अपने घर आने के लिए कहता है क्योंकि उसे विशेषज्ञ मदद के साथ एक शॉवर और कपड़ों के एक नए बदलाव की आवश्यकता होती है। हालांकि जैसे ही वे उसके घर पहुंचते हैं, वह उसे किसी भी चीज के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी देती है क्योंकि उसकी दादी वास्तव में उसके लड़कों को घर लाने के खिलाफ है और उसने लगभग अपने पूर्व प्रेमी को मार डाला। केन यह सुनकर बाहर निकलता है और फिर जैसे ही वह गेट में प्रवेश करता है, उसका शरीर अचानक जलने लगता है। मोमो उसे एक घबराहट में पास की नहर में फेंक देता है और फिर पाता है कि गेट पर बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एक ताबीज था, जिसके कारण केन आग लग गई थी। यह डिनविट ताबीज को हटा देता है ताकि केन अंदर आ सके और उसके बाद ही वह नोटिस करती है कि उसे लगभग जलने के बाद एक नया हेयरडू मिला।
वह उसे घर के अंदर ले जाती है और पाता है कि उसकी दादी घर नहीं है, इसलिए वह उसे बदलती है। जब वह बदलती है तो कमरे के बाहर इंतजार करती है। हालांकि जिस क्षण वह उसे काई के साथ आपूर्ति करना बंद कर देती है, वह फिर से एक भूत में बदल जाती है और उसके कमरे में बदल जाती है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग उसे दीवार में पटकने के लिए करता है और कहता है कि वह बदलता है जब वह बदलती है। हालांकि जिस क्षण वह उसे काई के साथ आपूर्ति करना बंद कर देती है, वह फिर से एक भूत में बदल जाती है और उसके कमरे में बदल जाती है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग उसे दीवार में पटकने के लिए करता है और कहता है कि वह बदलता है जब वह बदलती है। जब वह किया जाता है तो वह केन को इस बीच पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े में से कुछ देती है, लेकिन वह अभी भी एक लड़की के कमरे में होने से बहुत शर्मीली है। फिर अचानक मोमो उससे पूछता है कि क्या टर्बो ग्रेनी ने पहले कहा था कि वह सचमुच केन गुड़िया की तरह है। केन तुरंत इसे बाहर की जांच करने के लिए पक्ष में जाता है और अपने आतंक के लिए वह वास्तव में अपनी मर्दानगी खो चुका है। वह बाहर निकलता है, लेकिन मोमो उसे चिढ़ाता है, उसे दिखाने के लिए कहता है। केन ने उसे इसके लिए दोषी ठहराया क्योंकि वह थी जिसने उसे सुरंग में जाने के लिए चुनौती दी थी, और वह जवाब देती है कि वह वही थी जो पहले कहानियों के साथ उसके पास आई थी। यह सुनकर केन चुप हो जाता है और फिर स्वीकार करता है कि वह उससे बात करने के बारे में बेताब था क्योंकि उसने सोचा था कि वे दोस्त हो सकते हैं। वह कहता है कि यह सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच थी और अब उसे पता चलता है कि वे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वह उसे खतरे में खींचने के लिए मोमो से माफी मांगता है और इस मामले को हल करने के बाद उसे अनदेखा करने के लिए कहता है। मोमो इस पर परेशान हो जाता है और उसे बताता है कि अगर वह लोगों को इस तरह से दूर करता रहता है तो उसका कोई दोस्त कभी नहीं होगा। वह केन के करीब चली जाती है और उसे प्रतिक्रिया पाने के लिए पोक करना शुरू कर देती है और वह अचानक उसे बदसूरत कहती है। मोमो इस पर झपकी लेता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और केन का कहना है कि उसे कोई चातुर्य नहीं है और उसके शब्द उसके संवेदनशील दिल को चोट पहुंचाते हैं। जब वे लड़ रहे हैं तो दरवाजा अचानक बजता है और केन का कहना है कि मोमो की दादी को वापस आ जाना चाहिए। वह सिर्फ उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि उनके दरवाजे की घंटी इस तरह से नहीं लगती है। वह अचानक याद करती है कि उसकी दादी ने एक बार उसे बताया था कि उनके पास 2 दरवाजे हैं। उनमें से एक मनुष्यों के लिए है और दूसरा बुरी आत्माओं के लिए एक है, और उनमें से एक उनके दरवाजे के बाहर सही है। मोमो बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि बुरी आत्मा ने उनकी संपत्ति में प्रवेश किया क्योंकि उसने गेट से तावीज को ले लिया और वह उसे बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए वापस रखने का फैसला करती है। वह केन को अपनी सीमा के बाहर इंतजार करने के लिए कहती है जब तक कि उसकी दादी घर नहीं आ जाती, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाते हैं आकाश अंधेरा हो जाता है और फिर अचानक घर और बगीचे को अचानक मोटी पत्थर की दीवारों से घेर लिया जाता है। केन और मोमो बाहर निकलते हैं क्योंकि अब वे अंदर फंस गए हैं और गेट के बाहर तावीज को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि गेट दीवारों के साथ जुड़े हुए हैं। अचानक वे अपनी नाक से खून बहने लगते हैं और मोमो कारण खोजने के लिए चारों ओर दिखता है और एक विशालकाय राक्षस को अपने घर के ऊपर उल्टा लटका हुआ देखता है। यह उन्हें दुष्ट लोग कहते हैं जिन्होंने अपने वादों को तोड़ दिया और उन्हें पंच करने की कोशिश की, लेकिन मोमो केन को खतरे से दूर कर देता है और राक्षस के पंच ने ताबीज और दीवार को हिट किया। विशाल सुमो आत्मा केन की मांग करते हुए उन्हें अपना केला देने की मांग करती है, जिससे केन वंडर बन गया, जहां उसके सदस्य के लिए यह सारी मांग इस दिन से पहले उसका जीवन था। फिर वह कहता है कि राक्षस उनके बाद पीछा करना एक आत्मा नहीं है, लेकिन एक एलियन ने फ्लैटवुड मॉन्स्टर कहा जिसे पहले पूरी दुनिया में देखा गया है। उनका मानना है कि दुष्ट आत्माओं को महसूस करने वाली डोरबेल विदेशी द्वारा ट्रिगर हो गई और दोनों के बीच कुछ समानता होनी चाहिए। इस बीच विशालकाय एलियन अपने मुंह से जहरीला काला धुआं उगलना शुरू कर देता है और मोमो कहते हैं कि अगर वे इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो वे मर जाएंगे। अचानक चीजें और भी बदतर हो जाती हैं क्योंकि टर्बो दादी फिर से केन को नियंत्रित करना शुरू कर देती है और जब मोमो उसे वश में करने की कोशिश करता है तो विदेशी उन पर हमला करता है, घर को नष्ट कर देता है। वे भाग जाते हैं और एक स्टोर रूम में आश्रय लेते हैं जहां मोमो भूत को पीछे धकेलने का प्रबंधन करता है, लेकिन केन का बाएं हाथ अभी भी शापित है। मोमो पूरी तरह से दादी भूत के अभिशाप को ध्यान केंद्रित करने और दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर केन को एक विचार मिलता है। वह उसे अभिशाप को उस पर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह उस शक्ति का उपयोग विदेशी के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता है। अचानक एलियन उन्हें ढूंढता है और स्टोर हाउस को नष्ट कर देता है और वे मुश्किल से इसे जीवित कर देते हैं। केन ने मोमो से कहा कि वह अपने शरीर पर अभिशाप को छोड़ दें और अपने दिमाग पर अभिशाप को नियंत्रण में रखें ताकि वह ठीक से लड़ सके, और वह उसे बताती है कि उसने अपनी शक्तियों में उस स्तर तक महारत हासिल नहीं की है। वह अभी भी अपनी पूरी कोशिश करती है और जैसा कि राक्षस उनके प्रति एक और शॉकवेव भेजता है, वह केन को वह देने में सफल होती है जो वह चाहता है। वह अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और हमलों को धन्यवाद देता है। मोमो प्रभावित है, लेकिन उसके सदमे से केन इस रूप में एक आलसी और उदास व्यक्ति बन गया है, मेरी तरह लेकिन महाशक्तियों के साथ। वह खुद को एलियन की ओर ले जाता है और बस वहीं खड़ा होता है क्योंकि एलियन उसे एक ताली के साथ तोड़ता है। हालांकि केन ने टर्बो दादी की शक्ति की बदौलत आखिरी क्षण में हमले को चकमा दिया और एलियन की उंगलियों को भी दूर कर दिया। मोमो को विश्वास है कि वे जीत सकते हैं, लेकिन फिर अचानक केन खून से खून बहाता है और अपनी शक्तियों को खो देता है।
एलियन उसे जमीन में तोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर सके मोमो केन को वापस खींचता है। वह माफी मांगता है कि वह टर्बो दादी की शक्ति का उपयोग करने में विफल रहा क्योंकि उसका शरीर इसे संभाल नहीं सका। वह सोचता है कि वे विदेशी राक्षस को कैसे हरा सकते हैं, जब अचानक मोमो को एक विचार मिलता है। चूंकि एलियन सूमो मूव्स का उपयोग कर रहा है, वह सोचती है कि अगर उन्हें जमीन को छूने के लिए हाथ मिलते हैं तो इसे नियमों के अनुसार पराजित किया जाएगा। केन उसे बताता है कि वह एक गॉडडैम जीनियस है और एक बार फिर एलियन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। मोमो की मदद से वह फिर से अपने महाशक्ति मोड में प्रवेश करता है और सुमो एलियन पर चार्ज करता है, बड़ी गति के साथ अपने पैर से फाड़ता है। मोमो ने अपनी शक्ति का उपयोग करके विदेशी को जमीन पर मजबूर करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके काम पूरा किया और जैसे ही उसका हाथ जमीन को छूता है, यह पिघल जाता है। हालांकि एलियन को कुछ पागलखोर ताकत मिली है और यह अपने पैरों पर जाने के लिए एक बैकफ्लिप करता है इससे पहले कि उसके दूसरे हाथ जमीन को छूते हैं। यह तब मोमो को पकड़ लेता है और उसे दीवार के खिलाफ घूंसा मारता है और अभिशाप केन के शरीर को लेने के लिए शुरू होता है। अभिशाप अचानक रुक जाता है और भ्रमित केन मोमो को देखता है, जो एलियन से गंभीर वार करने के बावजूद भी वापस लड़ रहा है। वह इसे ताना मारती है, इसे एक चीटर कहती है जो जमीन पर अपना हाथ छूने के बाद भी लड़ती रहती है और एलियन उसे प्यूमेल करना शुरू कर देता है। केन उसे लड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मोमो दीवार में एक गड्ढे में होने तक सभी घूंसे खाता है। एक बार जब वह आश्वस्त हो जाती है कि गहराई पर्याप्त है और वह साजिश से बाहर है, तो वह केन को उसकी ओर खींचती है और फिर ताबीज को गेट पर वापस डालती है, जो कि एलियन को जलने वाले सुरक्षात्मक क्षेत्र को फिर से स्थापित करती है। मोमो ने केन को कसकर गले लगाया ताकि वह सुरक्षात्मक क्षेत्र से बाहर हो और कुछ सेकंड के बाद जैसा कि एलियन पूरी तरह से विघटित हो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। मोमो बहुत खुश है कि वे जीत गए, लेकिन फिर अचानक बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करने के कारण वह चेतना खो देता है। केन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर टर्बो दादी अपने शरीर को संभालती है। टर्बो दादी ने मोमो को ऊपर उठाया जब अचानक एक लकड़ी की ईंट और एक नाखून ने उसके सिर को मारा और उसे मोमो की दादी सेको के रूप में उड़ते हुए भेज दिया। एक कुल अपराध वहां आता है। वह कहती है कि उसे लगा कि उसकी पोती एक और हारे हुए घर को लाती है, लेकिन इस बार वह इंसान भी नहीं है। टर्बो दादी तुरंत पीछे से गिलफ पर हमला करती है, लेकिन उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा है जो उसे छूने से पहले भूत को जला देती है। सेको को पता था कि यह कैसे चीजें खेलेंगे और जैसे ही उसने गणना की, भूत पहले से ही एक बाधा में है जिसे उसने स्थापित किया है। भूत उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर ने उसे छूते ही आग लगा दी। मोमो की दादी ने टर्बो दादी को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सभी उसे तोड़ना चाहते हैं। वह अपने बल्ले के साथ भूत की पिटाई करती है, लेकिन टर्बो दादी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह उसे मारती है तो वह जिस लड़के को रखती है वह भी मर जाएगी। सेको का कहना है कि वह इस बारे में परवाह नहीं करती है और यह उसके लिए बेहतर होगा अगर मोमो के जीवन में लड़के सिर्फ गायब हो जाते हैं। वह बाधा के चारों ओर एक और सर्कल बनाता है और फिर पहले एक को थोड़ा मिटा देता है, भूत को जला देता है। घंटों बाद मोमो आखिरकार अपने कमरे में जाता है और पहली बात जो वह सोचती है कि वह है केन। वह नीचे की ओर चलती है जहां उसकी दादी दोस्तों को फिर से जोड़ रही है जैसे वह अपनी युवावस्था में करती थी। मोमो उससे पूछता है कि क्या उसने चश्मे के साथ एक लड़के को देखा है और उसकी दादी उससे पूछती है कि क्या उसने लड़के को आध्यात्मिक हॉटस्पॉट में भेजा है। मोमो पुष्टि करता है और फिर पूछता है कि केन के साथ क्या हुआ। सेको का कहना है कि उसने बुरी आत्मा को नष्ट कर दिया और मोमो को बाहर निकाल दिया। अचानक सेको अपने रवैये को बदल देता है और अतीत से गड़गड़ाहट लाता है जब मोमो ने उसे बताया कि वह एक नकली थी और भूतिया वास्तविक नहीं है। निराश मोमो उसके पास जाता है क्योंकि वह माफी मांगती है और उससे पूछती है कि उसने केन से क्या किया। उसकी दादी उसे मुख्य तीर्थस्थल पर जाने के लिए कहती है और मोमो उसे शाप देती है क्योंकि वह तीर्थस्थल की ओर भागती है, यह सोचकर कि वह केन की राख मिलेगी। वह इसके लिए खुद को दोष देना शुरू कर देती है क्योंकि केन सिर्फ दोस्त बनाना चाहती थी और उसने उसे शाप दिया। हालांकि जब वह मंदिर का दरवाजा खोलती है तो केन शांति से चावल खा रहा है। वह उसे देखने के लिए वास्तव में राहत महसूस करता है क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे अचानक पता चलता है कि वह इस बेवकूफ के बारे में चिंतित थी। जब वह उसे जीवित रहने के लिए शाप देती है तो वह आखिरकार राहत महसूस करती है और बस सेको वहां आती है। वह मोमो को पहले इतनी हताश होने के लिए चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या वह नट्स पसंद करती है। मोमो उसे इसे स्नैप करने के लिए कहता है और फिर सेको का कहना है कि उसने केन को तीर्थ में बंद कर दिया था ताकि टर्बो दादी उस पर नियंत्रण न करे। मोमो अपनी दादी को बताता है कि टर्बो दादी ने केन के डिंगडों को लिया और वह इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह टर्बो दादी को हराना चाहती है। केन को अपने उपकरण को वापस लाती है और चीजों को खुशी से समाप्त करती है। वह लड़की को एलियंस से मिलने और उसकी मानसिक शक्तियों को जगाने के बारे में भी बताती है, लेकिन सेको एलियंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और उसने केवल मानसिक शक्तियों के अस्तित्व के बारे में सुना है। वह मोमो से कहती है कि केन को कभी सामान्य होने के बारे में भूल जाओ क्योंकि टर्बो दादी एक शक्तिशाली भूत है जो सदियों से आसपास है और मामले को बदतर बनाने के लिए ऐसा लगता है कि सुरंग में एक और शक्तिशाली भूत था जिसे वह हाल ही में चली गई थी और दोनों भूतों ने एक साथ जुड़ गए हैं। सेको का कहना है कि सुरंग भूत का डोमेन है और अतीत में
जब उसने इसे व्यायाम करने की कोशिश की तो वह प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि आध्यात्मिक दबाव बहुत मजबूत था। इसका मतलब है कि टर्बो दादी को हराना तब तक असंभव है जब तक वह सुरंग में है, और अगर वह उससे लड़ने की कोशिश करती है तो मोमो मर जाएगी। जोखिम के बावजूद मोमो जिम्मेदारी लेना चाहता है और केन की मदद करना चाहता है, इसलिए उसकी दादी उसे जीतने का एकमात्र तरीका बताती है। उसे टैग के एक खेल के लिए टर्बो दादी को चुनौती देने और उसे अपने डोमेन से बाहर निकालने की आवश्यकता है, जो दुर्भाग्य से पूरे शहर है। यदि वे टर्बो दादी को पकड़े बिना शहर से बाहर ला सकते हैं तो वह काफी कमजोर हो जाएगी और फिर वे उसे हरा सकते हैं। मोमो ने यह सुनकर पैनिक किया कि क्योंकि वह जानती है कि वह उस राक्षस को आगे नहीं बढ़ाने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन सेको का कहना है कि वह वैसे भी उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। वह दरवाजा खोलती है और केन को बताती है कि उसे एक दौड़ में पुराने भूत को हराने की जरूरत है। केन का कहना है कि उनके पास भयानक सहन शक्ति है और वे कुछ सेकंड से अधिक समय तक सुपर पावर मोड को बनाए नहीं रख सकते हैं, और सेको ने उन्हें तुरंत प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कहा। वह उसे एक पंच मैन ट्रेनिंग रूटीन का पालन करने और दौड़ते समय मोमो को अपनी पीठ पर ले जाने के लिए कहती है ताकि वह उसे आगे निकलने से अभिशाप को नियंत्रित कर सके। वह मोमो को अपनी मानसिक शक्तियों को भी समतल करने के लिए कहती है और वह उन दोनों को कल से शुरू करने वाली है। अगली सुबह केन खुद को एक परेशानी की स्थिति में पाता है क्योंकि उसे प्रकृति की कॉल में तत्काल उपस्थित होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मोमो उसे हर समय नहीं देख रहा है तो वह टर्बो दादी को वश में नहीं कर सकती। सेको बस उसे देखने के लिए कहता है कि वह खुद को राहत देता है, लेकिन केन और मोमो दोनों कहते हैं कि यह उनकी किंक नहीं है। यह अचानक सेको सवाल करता है कि मोमो यहाँ तक कि अभिशाप को कैसे नियंत्रित कर रहा है। मोमो बताते हैं कि वह सब कुछ के आसपास एक आभा देख सकती है और जब वह केन के आसपास भूत की आभा को कुचल देती है तो वह उसे सामान्य रख सकती है। वह कहती है कि अभी उसकी शक्ति अन्य चीजों की आभा को हथियाने और उन्हें चारों ओर ले जाने तक सीमित है, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी शक्ति को जगाया वह एक शाब्दिक भगवान की तरह महसूस करती थी। सेको उसे अपनी आंखें बंद करने और उसके शरीर के साथ आभा को महसूस करने की सलाह देता है क्योंकि इससे उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने में बेहतर होगा। मोमो ऐसा करने की कोशिश करता है और अपनी त्वचा के साथ उसके चारों ओर आभा महसूस करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है और केन बदल जाता है। जब मोमो उसे वापस कर देता है तो वह पहले से ही अपनी सीमा पर है और अपने घर में चला जाता है ताकि वह खुद को राहत दे सके। मोमो ने उसे बदलने से रोकने के लिए उसका पीछा किया और सेको को सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या होता है। अंत में केन को अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान का सामना करना पड़ता है क्योंकि मोमो उसे देखता है जबकि वह शौचालय में एक लॉक ड्रॉप करता है। जैसा कि सेको मोमो से अपनी शक्ति के बारे में अधिक पूछता है, अचानक टर्बो दादी केन के माध्यम से उनके घर में दिखाई देती है। मोमो मदद के लिए अपनी दादी को बुलाता है, लेकिन वह हिलने में असमर्थ है और उसकी नाक और कानों से खून बह रहा है। टर्बो ग्रेनी ने मोमो को बताया कि वह किसी को भी देख सकती है जो देख सकती है और वह चाहे तो सीको को आसानी से मार सकती है। हालांकि वह कुछ मजा करना चाहती है और यही कारण है कि वह मोमो को आज रात सुरंग में आने के लिए कहती है कि अगर वह नहीं चाहती कि हर कोई केन को मरने के लिए देखता है। वह उसके साथ गायब हो जाती है और मोमो केन और सेको को सब कुछ बताता है। उस रात केन और मोमो टर्बो दादी से लड़ने के लिए औपचारिक कपड़े पहनते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। वे ट्रेन लेते हैं जहां मोमो इसके बजाय अपने सामान्य कपड़े पहनने के लिए औपचारिक पोशाक उतारता है क्योंकि जब तक वह अच्छी लगती है तब तक वह सुरक्षा के बारे में परवाह नहीं करती है। केन और मोमो सुरंग तक पहुंचते हैं और मोमो कहते हैं कि शायद उन्हें टर्बो दादी को शहर से बाहर खींचने की कोशिश करने और उसे यहीं से पराजित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह कहती है कि वे विशाल सूमो एलियन को हराने में सक्षम थे और दादी भूत की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसा कि वह यह कहती है, वे पाते हैं कि उनका रास्ता एक विशाल सिर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है जो टाइटन पर हमले से सीधे बाहर लगता है। वे बाहर निकलते हैं, लेकिन अपने आतंक के लिए एक और सिर दूसरी तरफ पथ को अवरुद्ध कर रहा है। मोमो सकल है, लेकिन केन उसे विचलित होने से रोकने के लिए कहती है और उस पर अभिशाप की शक्ति को छोड़ देती है ताकि वह बदल सके। वह ऐसा करती है और वह आलसी और अनमोटेड अलौकिक में बदल जाती है जो इसे नष्ट करने के लिए दानव सिर की ओर जाता है। फिर अचानक उसकी शक्ति गायब हो जाती है और केन पैनिक्स ने मोमो को अपना काम ठीक से करने के लिए कहा, लेकिन वह है जो अधिक चिंतित है क्योंकि वह अब अपने अभिशाप को नहीं देख सकती है। टर्बो दादी अचानक बोलती है, यह कहते हुए कि वह केन की वेनी को उसके पास लौटा दी क्योंकि वह समझ गई थी कि वे अपनी शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे थे और अब वह उसके अभिशाप से प्रभावित नहीं है। दोनों मुंह उन पर एक साथ हमला करते हैं और जैसे ही वे खाने वाले हैं, मोमो अपनी दादी की सलाह को अपनी गति के बारे में टर्बो दादी को ताना मारने के लिए याद करते हैं क्योंकि वह ऊपर उठना आसान है। मोमो अचानक पुराने भूत पर चिल्लाता है, उससे पूछता है कि क्या वह गति की एक प्रतियोगिता में उनसे हारने से डरती है। यही वजह है कि वह उन्हें क्रूर बल से मारने जा रही है। वह उसका मजाक उड़ाती है, यह कहते हुए कि वह टर्बो दादी नाम के लायक नहीं है, और भूत अचानक चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपने सामान्य रूप में दिखाई देता है और उसे खेल के नियमों से पूछता है। मोमो का कहना है कि वे टैग खेल रहे हैं और वह जीतती है अगर वह उन्हें पकड़ती है, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए गिना जाता है। टर्बो दादी नियमों को स्वीकार करती है और जैसा कि वह गिनती शुरू करती है, केन और मोमो पूरी गति से भाग जाते हैं।
हालांकि पुराना भूत एक धोखेबाज है और वह 10 मिनट और 20 सेकंड तक गिना जाता है और फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वह अपनी शक्ति के साथ मोमो को पकड़ लेती है और फिर उसे मांस की जेल में डालती है। और जैसा कि केन उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, टर्बो दादी उसके पास जाती है और कहती है कि वह अब उसके लिए 10 मिनट की गिनती करने जा रही है। वह कहते हैं कि यह धोखा है, लेकिन टर्बो दादी का कहना है कि मोमो ने कभी भी यह निर्दिष्ट नहीं किया कि 10 मिनट कैसे गिनते हैं। वह केन को प्रतिक्रिया करने के लिए किसी भी समय नहीं देती है क्योंकि वह अपनी उल्टी गिनती भी खत्म करती है, लेकिन ठीक है क्योंकि वह उसे छूने वाली है, केन उस पर कूदता है और उसे पूरी ताकत से काटता है। टर्बो दादी खुद को मुक्त नहीं कर सकती क्योंकि केन ने औपचारिक कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए वह पहले उसे रखने का फैसला करती है और फिर उन कपड़ों को चीर देती है। वह सोचती है कि उसे मोमो खाना चाहिए और चीजों को जल्दी से खत्म करना चाहिए, लेकिन फिर अचानक वह स्थानांतरित करने में असमर्थ है। जिस क्षण टर्बो दादी के पास केन था, मोमो अपनी आभा को समझ सकता था और वह उसे अपनी शक्तियों के साथ कुचल देती है। टर्बो दादी वापस लड़ती है और उस पर हमला करती है, लेकिन मोमो अपनी शक्ति को वश में करने का प्रबंधन करता है और केन आखिरी क्षण में हमले को याद करते हैं। वे खुश हैं क्योंकि उन्होंने टर्बो दादी को एक छोटे सांप को कम कर दिया है। लेकिन फिर अचानक सुरंग की बुरी आत्मा उन पर हमला करना शुरू कर देती है और उन्हें दादी वापस करने की मांग करती है। केन और मोमो ढहने वाली सुरंग से बाहर भागते हैं, लेकिन बुरी आत्मा सड़क के किनारे यात्रा करके उनका अनुसरण करती है। यह अचानक एक केकड़े के रूप में सड़क के किनारे से बाहर हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से यह बेवकूफ है और आसानी से विचलित हो जाता है। केन ने मोमो को उसे बदलने देने के लिए कहा, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से कठिन पाती है क्योंकि अब टर्बो दादी का असली शरीर उसके अंदर है। वह टर्बो दादी की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रबंधन करती है और केन सही रूपांतरित हो जाता है क्योंकि केकड़ा उन्हें हिट करने वाला है। वे पूरी गति से भाग जाते हैं, लेकिन केन एक कोने के चारों ओर मुड़ नहीं सकता है और इसके बजाय चट्टान से कूदता है। मोमो अपने कान में चिल्लाना शुरू कर देता है कि वे गिर रहे हैं, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है और एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड की तरह अपने पैरों को मोड़ देता है क्योंकि भौतिकी और शरीर रचना विज्ञान उस पर लागू नहीं होते हैं। वह अपने गिरने और जमीन को सुरक्षित रूप से धीमा करने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर अचानक केकड़ा आत्मा उन पर कूद जाती है। मोमो को हवा में फेंक दिया जाता है, लेकिन वह बाहर निकलती है क्योंकि वह बुरी आत्मा की पीठ पर दर्जनों चेहरे देखती है। जब वह शहर के माध्यम से दौड़ने लगती है तो वह केन की पीठ पर जाती है और लोग अपनी तस्वीरों को क्लिक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बेवकूफ हैं। मोमो को पता चलता है कि कोई भी आत्मा केकड़े को नहीं देख सकता है और यहाँ तक कि केन भी उन्हें सामान्य दिखाई देता है। वह उसे छोटी चीजों के बारे में चिंता करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह गैस से बाहर निकलने वाला है। मोमो एक विचार के साथ आता है और वह केन को एक गर्म वसंत में निर्देशित करती है। केकड़ा इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है क्योंकि यह उनके बाद पीछा करता है और फिर मोमो उस पर गर्म पानी डालता है, यह सोचकर कि यह इसे पकाएगा और उन्हें बचाया जाएगा। किसी तरह उसकी यादृच्छिक बकवास गो विधि वास्तव में काम करती है और वे तुरंत शहर से बाहर निकलते हैं। अचानक वे लोगों के एक विशाल समूह को उनकी ओर भागते हुए देखते हैं, लेकिन जब वे करीब आते हैं तो वे देखते हैं कि वे सभी लाश हैं जो बुरी आत्माओं द्वारा नियंत्रित हैं। वे विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं और टर्बो दादी ने उन पर हंसते हुए कहा कि उसने स्थानीय कब्रिस्तान में कुछ आत्माओं से मदद उधार ली थी ताकि उन्हें बाहर जाने से रोका जा सके। वे अचानक खुद को हर तरफ से घिरे हुए पाते हैं और यहाँ तक कि केकड़ा भी कार्रवाई में वापस आ गया है। मोमो केन को पूर्ण थ्रॉटल जाने के लिए कहता है और वह कहता है कि यह उन्हें शहर से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा। वह उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और उसे अपने अलौकिक रूप में बदल देती है। टर्बो दादी का कहना है कि वह जीत चुकी है क्योंकि केन केवल एक बार पूरी तरह से थ्रॉटल जा सकता है क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर के कदम पर एक चार्ज का इस्तेमाल किया था। मोमो अपनी पीठ पर हो जाता है और केन पूरी गति से आगे बढ़ता है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग करके अपना रास्ता साफ करता है और इसका उपयोग स्पाइडरमैन जैसी इमारतों में स्विंग करने के लिए करता है। वे लाश की भीड़ को पार करते हैं, लेकिन केकड़ा अभी भी उनके सामने है। मोमो ने उस पर एक कार को येट किया और फिर केन उस पर दौड़ता है और पीछे की इमारत पर छलांग लगाता है। मोमो एक पोल से झूलते हुए उनकी दिशा को सही करता है और वे ट्रेन को देख सकते हैं जो शहर से बाहर निकलती है, लेकिन फिर केन सामान्य हो जाती है। मोमो अपनी बल की क्षमता का उपयोग उन्हें धीमा करने के लिए पंखों के रूप में करता है और केन को एक बार फिर से बदलने में भी मदद करता है ताकि वह उन्हें सुरक्षित रूप से भूमि में मदद कर सके। हालांकि जैसे ही वे जमीन से टकराते हैं, केन अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंचने के बाद चेतना खो देता है और मोमो या तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। वह उसे जगाने की कोशिश करती है और फिर अचानक नोटिस करती है कि उसने लैंडिंग के दौरान टर्बो दादी को जाने दिया। उसके झटके के लिए टर्बो दादी और उसकी आत्माओं की सेना उनके सामने सही है और वह उन्हें मारने और खाने के लिए एक केकड़े की भावना के साथ फ्यूज करती है। वह उन्हें ताना मारती है, यह पूछते हुए कि क्या वे उसे फिर से चुनौती देने की योजना बना रहे हैं और कहती हैं कि वे कब तक इस बार उल्टी गिनती चाहते हैं। मोमो अचानक कहता है कि उसे केवल 1 सेकंड की आवश्यकता होती है, जो उसकी तरह एक धीमी गति से दूर हो जाता है। तभी एक ट्रेन ओवरहेड से गुजरती है और वह उसे अपनी शक्ति से पकड़ लेती है, उस पर और भूत सेना से दूर हो जाती है। टर्बो दादी उसके बाद पीछा करती है और ट्रेन में आती है, यह कहते हुए कि उसे अब दौड़ने के लिए कहीं नहीं है। मोमो का कहना है कि यह उसकी लाइन है और उसे अपने बल के हाथों से पकड़ लेती है क्योंकि ट्रेन शहर की सीमा के पास होती है जहां सेको नौकरी खत्म करने के लिए इंतजार में पड़ा है। टर्बो दादी मोमो तक पहुंचने के लिए उपभेदों, लेकिन ट्रेन शहर की सीमा को पार करती है और तब सेको द्वारा खड़ी बाधा में प्रवेश करती है।
बैरियर की शक्ति टर्बो दादी और केकड़े को जला देती है और उनके अंदर जो आत्माएं थीं, वे राख की ओर मुड़ते ही जारी की जाती हैं। जल्द ही ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर रुक जाती है और मोमो केन को मंच पर ले जाती है और वह लड़ाई के बीच में अभी भी अपने दिमाग के साथ उठता है। जल्द ही सेको उन्हें प्राप्त करने के लिए वहां आता है और वे उन लड़कियों को सम्मान देने के लिए सुरंग में जाते हैं जिन्हें वहां उल्लंघन किया गया था और वहां मारे गए थे और फिर उस वजह से बुरी आत्माओं में बदल गए। सेको का कहना है कि लंबे समय तक टर्बो दादी के बाद उसके जैसे शेमन्स ने पीछा किया है और वह हमेशा उन जगहों के पास पाया गया था जहां उन लड़कियों की आत्माएं जो तड़पती थीं, मौजूद थीं। वह कहती है कि शायद टर्बो दादी सिर्फ उनका समर्थन करना चाहती थी, लेकिन अगर वे शांति से मौजूद होना चाहते हैं तो मनुष्यों और भूतों को एक दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके बाद वे मोमो के घर लौटते हैं जहां सेको और मोमो केकड़े के मांस पर लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन केन हर चीज के बाद कुछ भी नहीं खा सकता है। वह जल्द ही घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और मोमो उसे बताता है कि वह उसे कल देखेगी, जिससे उसे एहसास हो गया कि अब उसका एक दोस्त है। अगली सुबह किंग एक पोल के पीछे छिप गया क्योंकि वह खुद को मानसिक रूप से मोमो को सुप्रभात कहने के लिए तैयार करता है। हालांकि जब वह स्कूल के गेट पर पहुंचता है और मोमो को वहां इंतजार करता है तो उसे अचानक ठंडे पैर होने लगते हैं। वह सोचता है कि वह किसी और की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए वह बड़े करीने से उसे अनदेखा कर देती है, लेकिन वह उससे टकरा जाती है और उसे बताती है कि उसे बहुत देर हो चुकी है। वह उन एलियंस के बारे में बात करती रहती है जिन्होंने उसका अपहरण कर लिया था और केन सुनता रहता है क्योंकि वह अभी भी विश्वास नहीं कर सकता है कि एक लड़की उससे बात कर रही है। हालांकि जैसे ही वह कक्षा में पहुंचता है वह हमेशा की तरह सभी के साथ बकवास की तरह व्यवहार करता है, लेकिन केन उन सभी को माफ करने का फैसला करता है क्योंकि वह आज एक अच्छे मूड में है। दूसरी ओर मोमो पूरी तरह से घबरा गया है और यहाँ तक कि जब उसके दोस्त उस पर दर्पण चमकते हैं तो वह प्रतिक्रिया नहीं करती है। वे उसके बारे में चिंतित हैं क्योंकि उसने अपने ग्रंथों का जवाब नहीं दिया और कल स्कूल भी नहीं आया। उन्हें लगता है कि शायद वह अपने हारे हुए पूर्व में वापस चली गई जिसने उसे फिर से अस्वीकार कर दिया और अब वह दिल टूट गया है। मोमो आहें भरता है और अपनी मेज पर लेट जाता है और उसके दोस्तों को लगता है कि वह रोने वाली है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ केन के साथ एलियंस के बारे में बात करने के लिए आग्रह को दबाने की कोशिश कर रही है। वह भी एक ही महसूस करता है और एक विम्प होने के लिए खुद को दोषी ठहराता है और आज सुबह मोमो के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। वे धैर्यपूर्वक अपने समय को काटते हैं और लंच ब्रेक के दौरान एक दूसरे के कक्षाओं में जाते हैं जो एक दूसरे के ठीक बगल में होते हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण वे एक दूसरे को पास करते हैं। वे कक्षा में दूसरे को नहीं खोजने पर कैफेटेरिया और स्नैक वितरण की जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय थोड़ा है और वे एक बार फिर से एक दूसरे को याद करते हैं। वे एक गलियारे के दोनों ओर बेंच पर बैठते हैं और यह सोचना शुरू करते हैं कि शायद उनकी दोस्ती काम करने वाली नहीं है। केन को डर है कि मोमो को एहसास हुआ होगा कि वह एक उबाऊ हारने वाला है और उसे लगता है कि उसे उसके द्वारा चिढ़ जाना चाहिए क्योंकि वह बहुत उत्सुक और अधीर थी। वे निराशा में अपने सिर के साथ अपनी कक्षाओं में वापस जाना शुरू कर देते हैं और गलियारे के बीच में सही संघर्ष करते हैं, एक बहुत ही कम आकस्मिक चुंबन साझा करते हैं। वे दुर्घटना के कारण बाहर निकलते हैं और फिर महसूस करते हैं कि वे इस पूरे समय एक दूसरे की तलाश कर रहे थे, जबकि यह सोचकर कि दूसरा उनसे बच रहा था। स्थिति वास्तव में अजीब हो जाती है और मोमो इस विषय को बदलने की कोशिश करता है जब अचानक उसके दोस्त जो उन्हें पूरे समय देख रहे थे, वे कहते हैं कि मोमो और केन ने अभी चूमा और उससे पूछा कि क्या यह आदमी उसका रिबाउंड है। मोमो पैनिक्स यह सुनने पर और कहती है कि वह कभी भी उसकी तरह एक चार आंखों वाले बेवकूफ नहीं चूमेंगी और केन ने कहा कि वह एक कुतिया के साथ एक कुतिया को कभी भी उसे चूमने नहीं देगी। वे एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि वे एक दूसरे को फिर से नहीं देखना चाहते हैं। वे अपनी कक्षाओं में जाते हैं, लेकिन मोमो के दोस्त उन्हें पूरी तरह से जहाज करते हैं। केन खुद को राहत देने के लिए शौचालय में जाता है, यह सोचकर कि वह इसके लिए मोमो से माफी मांगने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह अपना जिप खोलता है वह अपने उपकरणों के साथ कुछ बहुत गलत पाता है। दूसरी ओर मोमो की कक्षा में लड़कियों ने उसे घेर लिया है और उसके दोस्त उन्हें बता रहे हैं कि उन्होंने उसे सिर्फ एक प्यारा बेवकूफ चुंबन देखा। मोमो भड़क जाता है क्योंकि वह उन्हें बताती है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है और फिर केन अपनी कक्षा में प्रवेश करती है, पुताई और पसीना बहा रही है। वह मोमो को बताता है कि उसे निजी तौर पर उसके साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करने की आवश्यकता है, लेकिन वह उसे खारिज कर देती है, यह कहते हुए कि वह नहीं चाहती है। लड़कियां अपने प्रेमी को बहुत ठंडा होने के लिए मोमो को चिढ़ाने लगती हैं और वह उन्हें बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसके और बेवकूफ के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। वह कहती है कि वह उससे बात करने का मन नहीं करती है और केन परेशान हो जाता है। वह मोमो से पूछता है कि क्या वह अपने दोस्त होने से शर्मिंदा है और फिर चुपचाप अपनी कक्षा में वापस चली जाती है क्योंकि वह भी जवाब नहीं देती है। स्कूल समाप्त होने के बाद केन बाहर निकलना शुरू कर देता है, सोच रहा था कि क्या मोमो अभी भी उससे नाराज है। वह गलती से एक गुलाबी बालों वाली लड़की से टकरा जाता है जो माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। केन इस पर बाहर की तरह बाहर निकल जाता है क्योंकि लड़की सुंदर है और उसका इलाज अच्छी तरह से कर रही है, और जैसे जैसे वह अधिक दोस्ताना हो रही है केन को अपने दिल को तेजी से तेज महसूस होता है। उसी समय मोमो वहां आता है। दिन के दौरान केन को चोट पहुंचाने के बारे में बुरा महसूस करता है। वह उससे माफी मांगने की योजना बना रही है, लेकिन जब वह उसे गुलाबी बालों वाली लड़की के साथ देखती है तो उसे ईर्ष्या हो जाती है और उसे लगता है कि उसने उससे कोई दोस्त नहीं होने के बारे में झूठ बोला था।
गुलाबी बालों वाली लड़की अपने दोस्त के वहां आने के बाद केन को छोड़ देती है और वे इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि केन को उसके अभिनय के लिए कैसे गिरना था। वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे कुंवारी नर्स उसके जैसे नर्ड को एक लड़की से बात करने का मौका भी नहीं मिलता है और उन्हें यह देखना मजेदार है कि रुचि के लिए एक यादृच्छिक लड़की की तरह की कार्रवाई की गई है। मोमो इस पर नाराज हो जाता है, इसलिए वह अपनी मानसिक शक्तियों के साथ कुतिया के सिर पर एक टब गिरती है। केन उसके लिए चिंतित दिखाई देता है, लेकिन फिर मोमो अचानक उससे चिपक जाता है, खुशी से यह कहते हुए कि उन्हें एक साथ घर जाना चाहिए। वह इस बारे में उलझन में है कि क्या हो रहा है, लेकिन मोमो सिर्फ गुलाबी बालों वाली लड़की और उसके दोस्तों को एक साइड आंख देता है क्योंकि वह उसे दूर ले जाती है। उसके बाद मोमो लंच ब्रेक के दौरान अपने असभ्य रवैये के लिए माफी मांगता है और कहती है कि वह आकस्मिक चुंबन के बारे में शर्मिंदा थी और उसके साथ दोस्त होने के बारे में नहीं। केन को उसकी माफी से छुआ जाता है, लेकिन फिर अचानक वह याद करता है कि कुछ और महत्वपूर्ण था जिसे वह चर्चा करना चाहता था। मोमो पूछता है कि यह क्या है और केन उसे बताता है कि उसकी गेंदें चली गई हैं। मोमो तुरंत उसे अपने घर ले जाता है, जहां वह हंसना बंद नहीं कर सकती, जबकि केन सेको को समस्या बताती है। वह कहता है कि जब उसका सॉसेज लौट आया तो उसने सोचा कि सब कुछ ठीक है और ध्यान नहीं दिया कि उसके अंडे गायब हो गए थे। सेको निराश है कि उसने इसे इतनी देर से महसूस किया और फिर कहा कि वह इस पर एक नजर डालेगी। केन ने बाहर निकाल दिया क्योंकि वह उसे अपना कबाड़ नहीं दिखा रहा है, लेकिन सेको का कहना है कि वह अपनी आत्मा को देखने जा रही है। वह पानी से भरे एक टब की व्यवस्था करती है जिसमें केन अपने पैरों को डुबोता है, एक गुड़िया के साथ, एक तावीज के साथ और एक नियमित दर्पण। वह फिर एक प्रशंसक लेती है और उसका अपमान करते हुए केन को स्नैप करती है और वह बाहर निकलती है क्योंकि वह ऐसा नहीं था जो उसने सोचा था कि वह करने जा रही है। वह सोचता है कि वह सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन जब सेको उसे दूसरी बार मुस्कुराता है तो मोमो कहती है कि उसने केन की आभा को देखा जब उसने उसे मारा। सेको निश्चित है कि आभा केन की नहीं है, बल्कि किसी अन्य इकाई की है जो उसके अंदर छिपी हुई है। वह मोमो से कहती है कि वह उस क्षण को बाहर निकालती है जब वह फिर से केन को मारती है और दोनों तैयार हो जाते हैं। सेको केन को स्मोक करता है और मोमो उसके अंदर आभा को बाहर निकालता है, लेकिन यह उसके हाथों से फिसल जाता है और गायब हो जाता है। वह यह बताती है कि उसने इसे जाने दिया, लेकिन सेको गुड़िया और तावीज की ओर इशारा करता है। तावीज जलता है और केन के अंदर जो आत्मा थी वह अचानक गुड़िया में खुद को पाती है। सेको इसे पकड़ने से पहले गुड़िया भाग जाता है, लेकिन मोमो अपनी आभा को महसूस करके इसे पाता है। वह अपनी शक्ति के साथ गुड़िया को पकड़ लेती है और फिर उन्हें फर्श पर बहने और उन्हें कोसने के लिए दरवाजा खोलती है। गुड़िया का कहना है कि यह उन सभी को मार देगा और सेको को पता चलता है कि यह टर्बो दादी है। मोमो और केन हैरान हैं क्योंकि टर्बो दादी को उनकी आखिरी लड़ाई में पराजित किया गया था। टर्बो दादी का कहना है कि वह उनके जैसे शौकीनों के हाथों मरने नहीं जा रही है और बताती है कि जिस क्षण उसका शरीर बाधा से टकराया और जलने लगा, वह आत्मा के रूप में बदल गई और केन के शरीर के पास था। उसके पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी और वह इसके निर्माण के लिए इंतजार कर रही थी ताकि वह अपना बदला ले सके। केन का कहना है कि वह अब ऐसा नहीं कर सकती है और उसे एक तावीज के साथ धमकी देती है क्योंकि वह उसे अपनी गेंदों को वापस करने के लिए कहता है। टर्बो दादी ने हंसते हुए कहा कि अगर वह उसे मारता है तो वह उन्हें वापस नहीं ले जाएगा और अगर वह उन्हें चाहता है तो उसे 2 महिलाओं को मारना चाहिए। केन उस पर उग्र हो जाता है और अपने क्रोध में वह अचानक अपने अलौकिक रूप में बदल जाता है। हर कोई इससे हैरान है और उन्हें आश्चर्य है कि केन कैसे बदल सकता है अगर टर्बो दादी अब उसके अंदर नहीं है। सेको को पता चलता है कि टर्बो दादी केन को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी जब उसने उसे एक प्रशंसक के साथ मारा जो लोगों से बुरी आत्माओं को बाहर निकालता है। इसलिए केवल उसकी चेतना को बाहर फेंक दिया गया था और उसकी शक्ति अभी भी केन के भीतर है। सेको का कहना है कि उनके पास अब फायदा है क्योंकि केवल वह टर्बो दादी की चेतना को एक गुड़िया के अलावा किसी और चीज में डाल सकती है। टर्बो दादी बाहर निकलती है और सेको एक प्रशंसक के साथ अपने बाएं और दाएं स्मैक करना शुरू कर देता है। केन जल्दी से सामान्य हो जाता है और टर्बो दादी बाहर भाग जाती है, लेकिन सेको उसका पीछा करता है और उसे फिर से जोर देना शुरू कर देता है। मोमो एक क्रूज के लिए कहता है और पुराने भूत को बताता है कि वह वास्तव में उन लड़कियों के प्रति सहानुभूति के कारण नफरत नहीं करती है जो गलत थीं। अगर वह केन के मार्बल्स लौटाती है तो वह टर्बो दादी की शक्तियों को वापस करने की पेशकश करती है। टर्बो दादी सौदे को स्वीकार करती है, लेकिन कहती है कि केन के कीमती पारिवारिक गहने उसके साथ नहीं हैं क्योंकि उसने उन्हें कहीं गिरा दिया था। वह उन्हें एक पार्क में ले जाती है जहां वह उन्हें बताती है कि केन के मार्बल्स उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से ढके हुए हैं, इसलिए वे 2 इंच व्यास के साथ ठोस सोने की गेंदों की तरह दिखाई देते हैं। केन और मोमो ने गेंदों की खोज की, लेकिन उन्हें नहीं पाया और मोमो ने उस पर छाया फेंक दिया, यह कहते हुए कि वे संभवतः ऐसी छोटी चीजें नहीं पा सकते हैं। टर्बो दादी आराम कर रही है और कहती है कि शायद कुछ आत्मा या राक्षस पहले से ही उन्हें ले गए। वह बताती है कि केन के मार्बल जीवन ऊर्जा से भरे हुए थे और आत्माओं को इस तरह की चीजों को इकट्ठा करना पसंद है क्योंकि वे मानते हैं कि जीवन ऊर्जा एकत्र करना उन्हें मनुष्यों में वापस कर सकता है। मोमो पैनिक्स क्योंकि इसका मतलब है कि गेंदों को ढूंढना और भी कठिन है और टर्बो दादी से मदद के लिए पूछता है, लेकिन वह उन्हें बताती है कि यह एक समस्या की तरह लगता है। मोमो और केन इस पर गुस्सा करते हैं और उस पर पेट भरना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जैसा कि केन अपनी कक्षा में प्रवेश करता है, कुछ लोग तुरंत उसके साथ दोस्ताना हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या वह मोमो को डेट कर रहा है।
केन का कहना है कि वह नहीं है और वे उसे मोमो के साथ हुक करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह एक धूम्रपान करने वाली बैडी है। केन को अंत में पता चलता है कि मोमो सुंदर है क्योंकि यह पूरे समय वह एक दोस्त को पाकर बहुत खुश था जिसे उसने नोटिस नहीं किया था। फिर वह अचानक अपने सिर से अशुद्ध विचारों को प्राप्त करने के लिए खुद को पंच करना शुरू कर देता है जब अचानक लड़का कहता है कि उन्होंने सुना है कि मोमो सिर्फ किसी को भी उसके साथ सोने देता है और वह आगे देख रहा है। केन को गुस्सा आता है क्योंकि वह यह सुनता है और टर्बो दादी की शक्ति उसके शरीर से लीक होने लगती है। वह लड़के को कॉलर से पकड़ लेता है और बदल जाता है, उसे मोमो के बारे में नकली अफवाहें फैलाना बंद करने के लिए कहता है। लड़के को डराने वाली शक्ति से अपने घुटनों पर लाया जाता है और केन सामान्य रूप से माफी मांगते हैं जैसे ही वह सामान्य हो जाता है। लड़के उलझन में हैं क्योंकि वे केन के बारे में कुछ भी बदलाव नहीं देख सकते थे, जो अपनी सीट पर वापस चला जाता है और यह छिपाने की कोशिश करता है कि वह कितना डरा हुआ है जब अचानक टर्बो दादी अपने बैग से बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी शक्ति का आनंद ले रहा है। केन बाहर निकलती है, अपना बैग पकड़ लेती है और कक्षा के बाहर भागती है। एक बार जब वे एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं तो वह उससे पूछता है कि वह मोमो के घर के बाहर क्या कर रही है और टर्बो दादी का कहना है कि सेको ने उसे घूमने दिया क्योंकि वह एक खिलौने के रूप में कुछ भी नहीं कर सकती है। वह फिर केन को बताती है कि उसकी शक्ति उसके लिए परेशानी पैदा कर रही है और कहती है कि अगर वह उसे अपने शरीर के अंदर वापस जाने देती है तो वह उसके साथ शक्ति ले सकती है और उसे शांति से छोड़ सकती है। केन उसके लिए नहीं गिर रहा है और उसे अंदर वापस अंदर ले जाता है जब अचानक वह किसी की आवाज सुनता है। वह बाहर निकलता है लेकिन सौभाग्य से यह मोमो है। वह उसे टर्बो दादी के बारे में बताने वाला है लेकिन वह उसे हिलाता है और केन बैग को छोड़ देता है। वह फिर मोमो के चेहरे को देखता है और पुष्टि करता है कि वह वास्तव में प्यारा है और उससे दूर भागना शुरू कर देता है। मोमो उसके बाद भागता है लेकिन उसे पकड़ने में विफल रहता है और उसके कारण उसका मूड खट्टा हो जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या उसके प्रेमी के साथ लड़ाई हुई थी और वह दोहराती है कि वह उसका प्रेमी नहीं है। उसके दोस्त का कहना है कि केन एक अच्छा लड़का है क्योंकि उसने सुना है कि उसने अपनी कक्षा में कुछ लड़कों से लड़ाई लड़ी क्योंकि वे उसे खराब कर रहे थे और उसे कुदाल कह रहे थे। मोमो इस बारे में और भी उलझन में है कि केन अब उससे क्यों बच रहा है। दूसरी ओर अफवाहों के पीछे का व्यक्ति गुलाबी बालों वाली भी नाम का नाम है जिसका नाम एक श्रेष्ठता परिसर है और वह सोचती है कि वह यही कारण है कि हर कोई स्कूल में आता है क्योंकि वह दूसरे दिन दीन हो गई थी जब उसके सिर पर एक कप गिर गया था और मोमो केन को दूर ले गया था। वह अफवाहों को फैलाकर उस पर वापस जाना चाहती है कि वह एक आसान लेखक है। हालांकि उसकी घृणा का कारण केवल क्षुद्र नहीं है। वह उस दिन मोमो की मानसिक शक्ति को देखने में सक्षम थी और अब वह आश्वस्त है कि मोमो एक दानव है और वह नायक है जिसे उसे रोकने के लिए चुना गया है। इस दिल्लू डमी का सबूत है कि वह चुनी हुई है क्योंकि उसके पास एक सुनहरी गेंद है जो आकाश से गिर गई है जो स्पष्ट रूप से ऊपर से एक संकेत है। यह सब उस दिन हुआ जब केन और मोमो ट्रेन में टर्बो दादी से लड़ रहे थे और उसने केन के मार्बल्स को गिरा दिया। उनमें से एक युग के सिर पर उतरा और जैसा कि उसने इसे उठाया वह आध्यात्मिक दुनिया को देखने में सक्षम हो गई। जब से वह केन के बाएं अखरोट को अपनी जेब में ले जा रही है और इसे अक्सर सहला रही है, इस बात से अनजान है कि यह वास्तव में क्या है। अचानक उसके दोस्त कुछ चीजों के साथ आते हैं जो उसने उन्हें लाने के लिए कहा था, जैसे कि एक भूत भगाने वाली पुस्तिका और एक पुराना क्रॉस। वह इसके साथ मोमो को हराने की योजना बना रही है और उसके दोस्तों ने अपने जीवन विकल्पों पर पुनर्विचार किया जो उन्हें उसके करीब ले आया। एरा का कहना है कि वह एक महिला को मैदान में एक लाल पोशाक में देखती है लेकिन उसके दोस्त नहीं करते हैं और अब वह निश्चित है कि यह एक बुरी आत्मा होनी चाहिए। वह दीवार के पीछे छिपती है लेकिन जैसे ही दो लड़के वहां आते हैं वह उनके साथ एक क्लूलेस गर्ल की तरह काम करना शुरू कर देती है। वह अपने दोस्तों को संकेत देती है कि वे स्कूल के बाद हीरो सामान करेंगे और संयोग से टर्बो ग्रेनी सब कुछ देखती है। लंच ब्रेक के दौरान केन और मोमो एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं और वह अभी भी उसका सामना नहीं कर सकता है। टर्बो दादी भी वहां है और वह मोमो के साथ झगड़ा हो जाती है लेकिन केन उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि टर्बो दादी ने कहा कि उन्हें एक गोल्डन बॉल्स में से एक मिला। वह कहती है कि एक लड़की ने गेंदों में से एक पाया और उसने अपनी छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जगाया हो सकता है जो उसे आत्माओं को देखने में सक्षम बनाती है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि आत्माएं उसे देख सकती हैं और वह खतरे में हो सकती है। मोमो अब लड़की के बारे में चिंतित है और टर्बो दादी का कहना है कि वह स्कूल के बाद उनका परिचय देगी। जैसा कि वे लड़की को खोजने के लिए स्कूल के बाद एक साथ मिलते हैं, युग उनसे संपर्क करता है और निजी में मोमो से बात करने के लिए कहता है। वह काफी ईमानदार लगती है इसलिए मोमो जल्दी से उससे निपटने का फैसला करता है और केन को उसके लिए इंतजार करने के लिए कहता है। और उनके जाने के बाद ही टर्बो दादी ने खुलासा किया कि युग वह लड़की है जिसके बारे में वह बात कर रही थी। युग मोमो को एक परित्यक्त गोदाम की ओर ले जाता है जहां उसके दोस्त घात में पड़े थे। वे मोमो को जमीन पर पिन करते हैं और उसकी बाहों को जिप करते हैं और फिर युग उस पर बैठता है और उसे क्रूस के साथ व्यायाम करने की कोशिश करता है। मोमो अपने दोस्तों को कूड़ेदान में फेंकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है और युग और भी अधिक सुनिश्चित है कि वह अब दानव है। चूंकि उसका क्रॉस काम नहीं कर रहा है, वह गोल्डन बॉल को बाहर निकालती है और इसे मोमो के चेहरे पर दबाती है, यह कहते हुए कि यह पवित्र हथियार है जो उसे दुनिया को बचाने में मदद करेगा।
मोमो ने उसे यह बताने की कोशिश की कि वह केन के परिवार के गहने अपने चेहरे के खिलाफ दबा रही है, लेकिन एरा उस पर विश्वास नहीं करती है। तभी केन वहां भागते हुए आता है, मोमो को बताता है कि इयारे यहाँ बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसे किसी से बहुत बुराई का निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि वह यह कहता है, एक दुष्ट आत्मा युग पर उसे अपने साथ ले जाती है। आत्मा खुद को युग की दिवंगत मां कहती है और दावा करती है कि वह इस समय उसे देख रही है और अब वह युग आखिरकार उसे देखने में सक्षम है। वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। केन मुक्त युग में बदल जाता है, लेकिन आत्मा उससे अधिक तेज है और आसानी से उसे पकड़ लेती है। वह केन पूरी निगलती है और मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। आत्मा उसे दूर कर देती है और फिर केन को निगल जाती है युग की ओर मुड़ने से पहले और उसे बताती है कि वह उसे 10 साल से देखने के लिए उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि पहली बार वह बचपन में उसे गलती से देखने में सक्षम थी। युग कुछ भी संसाधित करने में असमर्थ है और वह आत्मा से पूछती है कि क्या वह मोमो का मिनियन नहीं है। तभी मोमो मलबे से बाहर दिखाई देता है और आत्मा को केन को वापस देने के लिए कहता है। त्रुटि को पता चलता है कि आत्मा केन से संबंधित नहीं है, इसलिए वह सुझाव देती है कि वे इसे हराने के लिए एक साथ काम करते हैं। मोमो उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है जब अचानक टर्बो दादी मलबे से बाहर एक स्मार्टफोन के साथ रेंगती है जिसे उसने मोमो के दोस्त से स्वाइप किया था। वह आत्मा के बारे में ऑनलाइन खोज करती है और पाती है कि वह एक बदमाश है जिसे एक्रोबेटिक रेशमी कहा जाता है। दूसरी ओर इयारे रेशमी को एक राक्षस कहता है और कहता है कि उसे हराने की शक्ति है। यह रेशमी है जो पूरी तरह से लड़की को निगल लेता है और फिर अपनी बेटी के दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए मोमो पर दोषी ठहराता है। वह अपने बालों को गोली मारती है और मोमो को पकड़ लेती है, जबकि टर्बो ग्रेनी ने इस स्थिति में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। सोकी ने मोमो को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन वह उसे गंदगी खाने के लिए कहती है और गुस्से में आत्मा उसे चारों ओर घूमती है, उसे दीवारों के माध्यम से खींचती है और फिर उसे जमीन में पटक देती है। उसने आंखों पर पट्टी बांध दी और मोमो का गला घोंट दिया और उसे अपने मम्मी को बुलाने के लिए कहा कि क्या वह माफ करना चाहती है। मोमो उसे गंदगी का एक टुकड़ा कहता है और क्रोधित रेशमी उसे भी निगल जाता है और फिर अपने बच्चे के लिए रोने लगता है। अचानक टर्बो दादी उसके पास आती है और उसे उन बच्चों को छोड़ने के लिए कहती है जो वह निगल गई अगर वह जीना चाहती है। रेशम उससे पूछता है कि वह इस रूप में भी क्या कर सकती है और टर्बो दादी कहती है कि वह सिर्फ उसे अच्छी सलाह दे सकती है और उसने ऐसा किया। फिर अचानक रेशमी आग पकड़ लेती है क्योंकि उसने मोमो के साथ अपने बालों को निगल लिया था और क्रॉस आरा वास्तव में एक हल्का था। मोमो ने उस लाइटर को आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया और रेशमी को हर किसी को उल्टी करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि वह अपने पेट से बालों को जलाने के टफ को बाहर निकालती है। रेशमी उस समय के बारे में सोचती है जब वह अभी भी एक इंसान थी और उसने अपनी बेटी को खो दिया था। वह उसे खोजने की कोशिश में शहर के चारों ओर भागती हुई रही और यह स्मृति युग की भावना को और भी अधिक तीव्र से दूर ले जाती है। वह अपनी बेटी को दूर ले जाने के लिए केन और मोमो को शाप देती है और अपने बालों के साथ स्टील बीन्स फेंकती है। वे गोदाम में संकीर्ण स्थानों के माध्यम से भाग जाते हैं और मोमो केन को बताता है कि उसके पास एक योजना है। रेशमी उन्हें तब पाता है और केन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने से पहले मोमो को अपने बालों के साथ मारता है। वह उस पर हमला करती है, लेकिन उसके परिवर्तन के लिए धन्यवाद। वह एरा ले जाने के दौरान अपने हमलों से बचने में सक्षम है। सिल्की वेयरहाउस के ट्रिकी लेआउट और उसके कलाबाज कौशल का उपयोग केन पर बंद करने के लिए करता है और फिर उसे एक किक के साथ दस्तक देता है। आरा अब बेहोश और रक्षाहीन है और रेशमी उसके पास पहुंचने लगती है। वह इस तथ्य पर आ गई है कि आरा अब अपने मम्मी को नहीं बुलाएगा, लेकिन वह अभी भी उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है और ऐसा करने का उसका विचार लड़की को खा रहा है। वह युग की ओर चलना शुरू कर देती है जब अचानक उसे पता चलता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकती है। रेशमी आश्चर्य करता है कि क्या चल रहा है और फिर मोमो उसे बताने के लिए आता है कि उसकी अपनी शक्ति उसके खिलाफ हो गई है। रेशमी अपने बालों के साथ कुछ भी बांध सकती है, लेकिन वह उन्हें हथियाने के बाद चीजों को नहीं छोड़ सकती। यही कारण है कि वह फंस गई है और फिर केन भी मोमो का समर्थन करने के लिए वहां आती है। अचानक रेशमी मुक्त तोड़ने के लिए स्टील के बीम को नष्ट करना शुरू कर देता है और मोमो अपनी शक्ति के साथ अपने पैरों को पकड़ लेता है। वह केन से कहती है कि वह पूरी तरह से थ्रॉटल हो जाए और आत्मा को उड़ा दें, लेकिन वह नहीं जानता कि ऐसा कैसे करना है। वह कहता है कि जब भी वह अपनी शक्ति का उपयोग पूर्ण थ्रॉटल में करता है तो वे एक हताश जीवन या मृत्यु की स्थिति में थे और वह नहीं जानता कि क्या वह अब ऐसा कर सकता है। मोमो उसे अपनी सारी ताकत के साथ रेशमी किक करने के लिए कहता है, लेकिन जब वे चकित हो जाते हैं तो रेशमी उसके बालों को फाड़ देती है और उन पर हमला करती है। मोमो केन को सिल्की के हमले से बचाने के लिए किक करता है और फिर उसे जल्दी करने और उसके साथ व्यवहार करने के लिए कहता है। मानसिक शक्ति के माध्यम से रेशमी आंसू और फिर मोमो पर हमला करने के लिए तुरंत अपने बालों को फिर से भर देता है, लेकिन केन एक ही समय में अपनी शक्ति को सक्रिय करता है और आगे का आरोप लगाता है अपनी पूरी ताकत के साथ रेशमी। वह उसे दीवार के माध्यम से और अगली इमारत में पटक देता है, उसे बाहर खटखटाता है। मोमो प्रभावित है, लेकिन केन पहले से ही गैस से बाहर है और टर्बो दादी उसे मारता है क्योंकि वह अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ एक बार कर सकता है। मोमो पूछता है कि क्या उसे आत्मा का प्रयोग करने के लिए अपनी दादी को फोन करना चाहिए, लेकिन टर्बो दादी उसे इसके साथ परेशान नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि रेशमी ने अभी अपने हमलों में से एक को खाया था और वह कुछ समय के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगी।
वह तब खुलासा करती है कि युग में गोल्डन बॉल है और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए जाता है, जबकि मोमो आश्चर्यचकित करता है कि लड़की रेशमी से कैसे संबंधित है। टर्बो दादी जल्द ही केन की सुनहरी गेंदों को ढूंढती है और जब वह आनंदित हो रहा है तो वह बम को छोड़ देता है कि युग मर चुका है। केन और मोमो ने बाहर निकाल दिया और वे यह पता लगाने के लिए कि वह वास्तव में कोई पल्स नहीं है, यह पता लगाने के लिए कि वह इयारे की जांच करने के लिए आता है। उन्हें बताती है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उसे एक आत्मा द्वारा खाया गया था और चूंकि वह बहुत मजबूत नहीं थी इसलिए वह आसानी से मारा गया था। मोमो उसे बंद करने और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, जबकि वह अपनी शक्ति के साथ इसे निचोड़कर युग के दिल को शुरू करने की कोशिश करती है और केन को लड़की को कुछ ऑक्सीजन देने के लिए मिलता है। यह काम नहीं करता है और फिर रेशमी उठता है। केन उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन आत्मा कहती है कि वह युग को जीवन में वापस लाने में उनकी मदद करना चाहती है। वह मोमो से अपनी आभा लेने और उसे युग देने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे वापस लाने के लिए आवश्यक जीवन शक्ति प्रदान करेगा। मोमो उस पर भरोसा नहीं करता है और कहती है कि वह निश्चित रूप से उन्हें फिर से खाने की कोशिश करेगी और यह साबित करने के लिए कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। रेशमी उसके मुंह से अलग हो जाती है ताकि वह फिर से किसी को नहीं खा सके। मोमो गूंगा है, लेकिन फिर टर्बो ग्रेनी उसे बताता है कि रेशमी की आभा का उपयोग करना जीवन में युग लाने का एकमात्र तरीका है। मोमो अभी भी आत्मा पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए वह केन को कुछ भी करने की कोशिश करने के मामले में परिवर्तन और खड़े होने के लिए कहती है। वह फिर एरिस और रेशमी की आभा को पकड़ लेती है, उनके बीच एक चैनल के रूप में कार्य करती है। जैसा कि उसकी आभा को दूर ले जाया जा रहा है, रेशमी उस समय को याद करती है जब वह जीवित थी। वह एक एकल माँ थी जिसने अपनी बेटी का समर्थन करने के लिए कई नौकरियां ली और यहाँ तक कि कुछ पैसे पाने के लिए एक हुकर के रूप में काम किया। उसकी बेटी उसके जीवन में आनंद का एकमात्र स्रोत थी और वे एक साथ खुश थे। फिर अपनी बेटी के जन्मदिन की रात को 2 टग उनके घर में टूट गए। वे रेशमी से थक गए और अपनी बेटी को दूर ले गए। उसने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह सड़क पर गिर गई और वहीं मर गई। एक आत्मा बनने के बाद सिल्की की स्मृति दूर होने लगी, लेकिन फिर एक दिन युवा युग ने गलती से उसे छुआ, यह सोचकर कि वह उसकी मां थी जो अभी मर गई थी। लड़की को नहीं पता था कि रेशमी एक भूत थी, लेकिन उसे देखकर रेशमी को उस बेटी की याद दिलाई गई जिसे उसने खो दिया था। वह अपनी बेटी का चेहरा याद नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मानती थी कि वह एरे की मां थी और इस बार उसकी रक्षा करने के लिए कसम खाई थी, उसकी खातिर एक राक्षस में बदल गई। अचानक उसका फ्लैशबैक समाप्त हो जाता है क्योंकि मोमो ने उसकी आभा को युग के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। मोमो अपने घुटनों पर गिर जाता है और केन रेशमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यह सोचकर कि उसने उसके साथ कुछ किया। मोमो उसे अपनी आंखों में आंसू के साथ रुकने के लिए कहता है क्योंकि वह रेशमी की यादों को देख सकती थी और फिर युग अचानक जागता है। रेशम ने उसे एक राक्षस में बदलने के लिए माफी मांगी जिसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की जब वह सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहती थी। वह धीरे धीरे विकसित होने लगती है और टर्बो दादी ने मोमो को बताया कि चूंकि रेशमी ने अपनी सारी आभा को युग में दिया था, इसलिए वह मरने वाली है। चूंकि उसे अभी भी पछतावा है, इसलिए वह बाद में नहीं जा पाएगी और उसका पूरा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और कोई भी उसे याद नहीं करेगा। मोमो उन्मत्त हो जाता है, यह पूछते हुए कि क्या वे उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, और टर्बो ग्रैनी का कहना है कि वे कुछ भी नहीं करते हैं जो आत्मा के दिल में शांति ला सकते हैं। रेशमी अपने जीवन पर पछताता रहता है क्योंकि वह राख की ओर मुड़ती है, यह सोचकर कि उसकी बेटी सुरक्षित और खुश होती अगर वह उससे पैदा नहीं होती। वह चाहती है कि वह उसे एक बेहतर जीवन दे सकती है और फिर अचानक त्रुटि उसकी ओर चलती है। वह रेशमी को गले लगाता है, अपनी मां को एक बार फिर से बुलाता है और उसे हर चीज के लिए धन्यवाद देता है। आत्मा आखिरकार अपनी बेटी के चेहरे को याद करती है और इससे उसे दूसरी दुनिया को पार करने के लिए आवश्यक मन की शांति मिलती है। ईरा और रेशमी के रूप में आत्मा अंत में धूल में बदल जाती है और ईरा ने कहा कि वह शांति से जीवन के लिए जाती है और कसम खाता है कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी। बाद में हर कोई खाने के लिए मोमो के घर जाता है और केन की मोमो पर एक नजर है, जबकि दूसरा युग के रूप में वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उनमें से कौन अधिक सुंदर है और उसके पास स्कोर करने का एक बड़ा मौका कहाँ है। मोमो अचानक ईरा से पूछता है कि क्या वह उससे नफरत करती है क्योंकि उसने उसके सिर पर एक टब गिरा दिया था। वह कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी और वह नहीं चाहती कि वे इस पर दुश्मन रहें, इसलिए वह माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन केवल अगर ईरा केन से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगता है। ईरा अपने नूडल्स को फिसलता रहता है क्योंकि वह मोमो को बताती है कि वह निश्चित है कि वह एक दानव है, जो कि वह वास्तविक कारण है जिसे वह एक दुश्मन मानती है। मोमो ने अपने नूडल्स को और भी अधिक आक्रामक रूप से घोल दिया क्योंकि वह युग को बताती है कि वह गूंगा और बेवकूफ है और उसे सब कुछ गलत लगा। ईरा तुरंत केन की ओर इशारा करती है और पूछती है कि अगर वह एक दानव नहीं है तो केन एक जैसा दिख रहा था क्योंकि वह रेशमी से लड़ता था। उसके शीर्ष पर ईरा ने यह मानने से इनकार कर दिया कि सेको जैसी एक सुंदर और युवा महिला मोमो की दादी हो सकती है। सेको तुरंत यह सुनकर फोल्ड करता है और वह एरा का पक्ष लेती है, यह कहते हुए कि मोमो वास्तव में एक दानव है। यह आगे के युग के भ्रमों को ईंधन देता है और वह सोचती है कि यहाँ हर कोई एक दानव है और मोमो उनका नेता है जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है। मोमो के पास अपने बकवास के लिए पर्याप्त है, इसलिए वह नूडल्स के साथ अपना मुंह भरती है और एक मम्बल रैपर की तरह बोलना शुरू कर देती है और कोई भी उसे नहीं समझता है। आरा भी ऐसा ही करता है और वे मेज पर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे गुगु गागा डोलिंगो में एक दूसरे पर अपमान फेंकते हैं, जबकि केन नूडल्स पर ध्यान केंद्रित करता है।
ईरा के पास उसके पूर्ण होने के बाद वह मोमो को चेतावनी के साथ घर छोड़ने का फैसला करती है कि वह अगली बार उसे हरा देगी। सेको उसे प्रोत्साहित करता है, मोमो को निराश करता है और फिर अचानक ईरा केन से पूछने के लिए लौटता है कि उसने दानव होने के बावजूद उसे कई बार बचाया। केन जवाब देता है कि उसे किसी को बचाने के लिए एक कारण की आवश्यकता नहीं है और युग को स्थानांतरित कर दिया जाता है। वह कहती है कि केन अभी भी उसके अंदर एक मानवीय दिल है और कसम खाता है कि वह उसे एक दिन मोमो के नियंत्रण से बचाएगा। वह उसके साथ भाग जाती है, जिससे सभी को उसके डेलुलु स्तर पर घबरा जाते हुए छोड़ दिया जाता है। उसके तुरंत बाद केन खुद को एक चुटकी में पाता है क्योंकि टर्बो दादी अपने परिवार के गहने को वापस डालने का फैसला करती है जहां वह है। यह एक पूर्ण बेसबॉल खेल में बदल जाता है क्योंकि सेको टर्बो दादी के फेंकने के लिए एक बल ले लेता है। केन के लिए सौभाग्य से वह शॉट को याद करती है और गोल्डन बॉल हिट हो जाती है जहां उसे अपने शरीर को फिर से जोड़ना चाहिए। केन दर्द में चिल्लाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि उसके पैरों के बीच कुछ है जो चोट पहुंचा सकता है और वह एक ही समय में खुश और शर्मिंदा है। स्कूल में अगले दिन मोमो सोचने लगता है कि दूसरी गेंद को कहां ढूंढना है। वह लंच ब्रेक के दौरान इसके बारे में अधिक बात करने का सुझाव देती है, लेकिन केन का कहना है कि उसे एक रिपोर्ट पर काम करना है। वह स्कूल के बाद एक इंटरनेट कैफे में जाने का सुझाव देती है, लेकिन वह उसे ठुकराने के लिए एक और बहाना बनाती है। बाद में जब मोमो अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए जाता है तो वे उससे पूछते हैं कि वह केन के साथ क्यों नहीं है। वह उन्हें बताती है कि वह उससे दूरी रखने की कोशिश कर रही थी और वह सोचती है कि वह कुछ संदिग्ध छिपा रही है। उसके दोस्त उसे प्रहार करते हैं, यह पूछते हुए कि क्या वह सोचती है कि केन उसे धोखा दे रहा है, और मोमो यह भी नहीं कहता कि वे इस समय डेटिंग नहीं कर रहे हैं। वह अचानक सोचती है कि कैसे युग केन में दिलचस्पी लगती थी और वह अपनी जिज्ञासा में मदद नहीं कर सकती। वह अपने दोस्तों को बताती है कि वह कुछ पेय खरीदने के लिए बाहर जा रही है, लेकिन रास्ते में वह सोचती रहती है कि क्या उसके लिए केन से संपर्क करना सही होगा जब उसने उसे बताया कि वह व्यस्त थी। अचानक वह उसे एक रिस्क स्थिति में युग के शीर्ष पर लेटी हुई पाती है और वह रस को एक साथ देखने पर उसका दिल डूब जाता है। कुछ मिनट पहले केन भविष्य में उन चुनौतियों के लिए मजबूत होने के लिए खुद से काम कर रहा था, क्योंकि वह भविष्य में सामना करने जा रहा है, क्योंकि वह मोमो पर हमेशा के लिए भरोसा नहीं करना चाहता है। अचानक हेरा ने उससे संपर्क किया और इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वह कैसे एक इंसान है और वह एक दानव है, जिसका अर्थ है कि वे कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। हालांकि यह उन भावनाओं को कुचलने नहीं जा रहा था जो वह अचानक केन के लिए विकसित हुई थी, और उसने उसे कबूल करने का फैसला किया। वह उसकी ओर बढ़ने लगी और एक चुंबन के लिए झुक गई, लेकिन केन ने घबराकर अपना चेहरा तोड़ दिया क्योंकि उसने उसे दूर धकेल दिया। उसने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, और उसने उसे बताया कि वह एक किताब में पढ़ती है कि वह उस व्यक्ति को चुनने वाली है जिसे वह अपने प्यार को स्वीकार कर रही है। केन ने बाहर निकाला और पूछा कि किस तरह की किताब कहती है, और एरा ने उसे बताया कि यह उसके पिता के मकई संग्रह में से एक था। केन ने उसे अपने संदर्भ स्रोतों को बदलने के लिए कहा और फिर उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन युग उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। उसने उसके साथ कुश्ती शुरू कर दी क्योंकि उसने उसे चूमने की कोशिश की, यह कहते हुए कि वह पहली बार इन भावनाओं को कर रही है, इसलिए वह उसे चूमने जा रही है, चाहे वह कोई भी हो। जैसे जैसे वे संघर्ष करते रहे, एरा ने केन को फंसाया, जिससे वे दोनों जमीन पर गिर गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पाउट किया ताकि केन उसे चूम ले, और जब मोमो ने उन्हें पाया, जैसे ही मोमो जूस के बक्से को गिराता है, केन का ध्यान उसकी ओर जाता है और वह यह महसूस करने के लिए बाहर निकलता है कि वह चीजों को गलत समझने जा रहा है। वह उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ उसे सबसे खराब टुकड़ा कहती है जिसे उसने कभी देखा है, और अपनी कक्षा में वापस चला जाता है। केन उसका अनुसरण करता है, गलतफहमी को साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोमो कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। वह उससे झूठ बोलने के लिए उस पर हाथ फेरती है, और केन बदले में कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उसने वास्तव में उससे झूठ बोला था। अपनी कक्षा में लौटने के बाद मोमो अवसाद में प्रवेश करता है क्योंकि वह अपने सिर से बाहर धोखा देने का एहसास नहीं कर सकती है। वह सभी ऊर्जा खो देती है और पागलपन के फिट होने लगती है, और उसके दोस्त वास्तव में उसके बारे में चिंतित हैं। दूसरी ओर केन कक्षा के बीच में काम करता रहता है, यह महसूस करते हुए कि यह मोमो से झूठ बोलने के लिए उसकी सारी गलती है। वह उसे बताए बिना मजबूत होना चाहता था ताकि वह शांत दिखाई दे, लेकिन यह उस पर शानदार ढंग से पीछे हट गया। अचानक वह नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे की मंजिल भर गई है और उसकी कक्षा पूरी तरह से खाली है। वह सोचता है कि क्या हो रहा है जब अचानक वह मदद के लिए युग के रोने की सुनता है। वह उसे देखने के लिए बाहर निकलता है और पाता है कि वह डरा हुआ है क्योंकि स्कूल पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वह सोचती है कि मोमो ने ऐसा किया और इससे केन को मोमो के बारे में चिंतित कर दिया गया। वह उस पर जांच करने के लिए अपनी कक्षा में जाता है, लेकिन वह वहां नहीं है। दूसरी ओर मोमो एक ही चीज का सामना कर रहा है। लगता है कि स्कूल पूरी तरह से बंद है और आसपास कोई नहीं है। वह केन के बारे में चिंता करना शुरू कर देती है, लेकिन बस उसके बारे में सोचने से उसे पेशाब हो जाता है। अचानक वह कुछ उसके पास पहुंचती है और पाता है कि यह लोचनेस राक्षस का रिश्तेदार है। वह दीवार के पीछे छिप जाती है क्योंकि वह आश्चर्य करती है कि वह राक्षस क्या है और यहाँ क्या कर रहा है। जैसा कि वह उस पर एक झलक लेने की कोशिश करती है, उसके पैर पानी में एक लहर बनाते हैं जो राक्षस तक पहुंचता है और उसे उसके स्थान से सचेत करता है। मोमो को छिपाने और डरने के लिए उसे पकड़ने के लिए उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि राक्षस से लहरें उसके मजबूत होने की ओर बढ़ती हैं।
राक्षस तब बहुत सारे पानी को बाहर निकालता है और फिर एक विनाशकारी लेजर बीम जारी करता है जो यह गलियारे के चारों ओर गोली मारता है, पूरी तरह से इमारत को बर्बाद कर देता है। हालांकि किसी को भी इससे मृत नहीं देखने पर राक्षस दूर जाने का फैसला करता है। मोमो उस हमले के बाद किसी तरह सुरक्षित है और वह केन के बारे में और भी अधिक चिंतित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर केन और एरा ने राक्षस के हमले की आवाज सुनाई और केन को पता चलता है कि यह घटना उस समय की तरह होनी चाहिए जब मोमो के घर में एक विदेशी द्वारा हमला किया गया था। वह इसके बारे में इयारे को बताता है और उसे यह विश्वास करना मुश्किल है कि एलियंस मौजूद हैं। जैसा कि केन ने उसे आश्वासन दिया कि एलियंस मौजूद हैं और वे वास्तव में मानव प्रजनन अंगों में रुचि रखते हैं, एक राक्षस अचानक उनके सामने दिखाई देता है। यह उत्परिवर्तित हिटमैन ने चेतावनी के बिना युग पर हमला किया, लेकिन केन उसे खतरे से दूर ले जाने के लिए अपने अलौकिक रूप में बदल जाता है। वह उसे खो जाने के लिए कहता है क्योंकि वह उसकी रक्षा करते हुए नहीं लड़ सकता है। लेकिन फिर अचानक वह एक शक्तिशाली दबाव महसूस करना शुरू कर देता है जो उसके परिवर्तन को कम करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अचानक अतीत में मोमो का अपहरण करने वाले 3 अजीब एलियंस उसके चारों ओर दिखाई देते हैं। वे केन को बताते हैं कि वे चाहते हैं कि उसका केला और युग उसकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाए। केन उसे भागने के लिए कहता है क्योंकि वह अभी सबसे बुरी तरह के खतरे में है, लेकिन एलियंस को अभी उसकी दिलचस्पी नहीं है। वे उसे अपने बल के हमले से दूर कर देते हैं और आश्चर्य करते हैं कि वह उस बाधा में कैसे प्रवेश करती है जो उन्होंने स्थापित किया था ताकि उच्च आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग ही स्कूल में रह सकें। वे फिर केन को बताते हैं कि वे अपना केला चाहते हैं क्योंकि यह विशेष है। उन्होंने ऐसी शक्तियां दिखाई हैं जो विज्ञान से परे हैं और वे उन्हें शोध करना चाहते हैं और उन्हें खुद में प्रत्यारोपित करना चाहते हैं। केन अभी पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करता है और वह उन्हें यह बताने की कोशिश करता है कि यह अभिशाप की शक्ति है और वह वास्तव में एक कमजोर है, लेकिन एलियंस का कहना है कि वे अपने शोध में इसके बारे में सब कुछ पाएंगे। वे उसे उठाते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं ताकि वे उसके केले को काट सकें और उसका अध्ययन कर सकें, जब अचानक वे गुलाबी बालों से बंधे होते हैं और एक तेजी से कताई वाली चीज उन्हें हिट करती है। हर कोई उलझन में है और फिर अचानक कताई व्यक्ति रुक जाता है और यह युग बन जाता है जिसने एक्रोबेटिक रेशमी की शक्तियां प्राप्त की हैं और वह केन की रक्षा के लिए उनका उपयोग करने जा रही है। जैसा कि एलियंस को उड़ते हुए भेजा जाता है, केन जमीन पर गिर जाता है। युग उसका सामना करने के लिए मुड़ता है और फिर जल्दी से उसके चेहरे को कवर करता है क्योंकि उसने अपना केला देखा था। अचानक रेशमी अपने व्यक्तित्व पर कब्जा कर लेता है और फिर एलियंस को एहसास होता है कि उसके पास उच्च आध्यात्मिक शक्ति स्तर भी है। वे उसके बाद मुक्केबाजी मशरूम भेजते हैं और केन कक्षा में भाग जाता है ताकि उसके शरीर को कवर करने के लिए कुछ मिल सके, जबकि एरा वापस लड़ने के लिए रहता है। मशरूम उस पर कुछ घूंसे फेंकता है, लेकिन आरा उस पर कूदता है और इसके बजाय एलियन की ओर बढ़ता है। वह उसकी ओर एक 4 लहर को गोली मारता है, उसे नीचे गिरा देता है। युग आश्चर्य करता है कि नरक ने उसे क्या मारा, लेकिन फिर बॉक्सर ने कार्रवाई को फिर से जोड़ दिया। वह युग में जैब्स फेंकता रहता है जो उसे थोड़ी देर के लिए चकमा देता है और फिर उसे पीछे धकेलता है। वह उसे एक शक्तिशाली किक से मारती है और हालांकि वह उसे ब्लॉक करती है, अगली किक उसकी ठुड्डी को हिट करती है और उसे छत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बॉक्सर वहां फंस जाने के साथ एरा विदेशी पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह उसे दीवार के खिलाफ उसे पटकने की क्षमता का उपयोग करता है। अचानक अन्य 2 एलियंस भी उठते हैं और जेब्रा जैसे प्राणी बनने के लिए अपने भेस को बहा देते हैं। वे युग को बताते हैं कि वह काफी तेज है, लेकिन उसकी ताकत में कमी है। इसके बावजूद वह एक दिलचस्प नमूना है और वे अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उसके केले को ले जाएंगे। हेरा का कहना है कि वह उनसे कभी नहीं खोएगा और फिर मशरूम का एक पंच उसे दीवार के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इससे पहले कि एलियंस उसे और अधिक नुकसान पहुंचा सकें, केन उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है और फिर मलबे से बाहर आता है, सख्त अपने आदमी के हिस्सों को छिपाता है। वह युग के पक्ष में स्कूटर करता है, एलियंस को लड़की को अकेला छोड़ने के लिए कहता है और फिर अपने भूत मोड में बदल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कर सकता है, एलियंस अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग उन दोनों को जमीन पर पटकने के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि केन और युग भी इस क्षेत्र में खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक दोष भी है, क्योंकि उनकी शक्ति का उपयोग करते समय एलियंस क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने केन को तब तक मारने के लिए मशरूम बॉक्सर को काम पर रखा है जब तक कि वह चेतना खो देता है, ताकि वे उसे दूर ले जा सकें। युग मशरूम को रोकने के लिए कहता है क्योंकि केन अपने हमलों से मर सकता है, लेकिन फिर अचानक केन अपनी शक्तियों का उपयोग मशरूम एलियन की मुट्ठी को अवरुद्ध करने के लिए करता है और फिर उसे दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एलियंस यह देखकर हैरान हैं कि केन अपने क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने में सक्षम था, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उसे किसी से मदद मिली है। मोमो अपने दोस्त की मदद करने के लिए है और वह थी जिसने एलियन की शक्ति को कमजोर कर दिया ताकि केन अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके। केन का कहना है कि वह वास्तव में उसे देखकर खुश है, लेकिन मोमो ने अभी भी उसे गलतफहमी के लिए माफ नहीं किया है। उसकी मदद के लिए धन्यवाद। केन और एरा फिर से लड़ने के लिए उठते हैं, लेकिन जैसा कि वे आगे चार्ज करते हैं, मोमो केन के गधे को देखता है और वह तुरंत अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देता है। एलियंस इस मौके का उपयोग उन सभी को जमीन पर पिन करने के लिए करते हैं और फिर वे मशरूम को जगाने जाते हैं ताकि वह अपना काम कर सके। वह कहता है कि उसने अपनी ऊर्जा खो दी है, इसलिए एलियन ने उसे अपने यांत्रिक केले का उपयोग करके कुछ प्रोटीन देने का फैसला किया।
मशरूम मदद के लिए रोता है क्योंकि यह हमला किया जा रहा है, लेकिन फिर एलियन अपने आनुवंशिक डेटा को उसके अंदर स्थानांतरित कर देता है, जिससे वह विकसित हो जाता है। मशरूम एक जेब्रा धारीदार मंटिस में विकसित होता है और केन और एरा में कुछ सुपर फास्ट जैब लॉन्च करता है। मोमो नियंत्रण प्राप्त करता है और एलियंस को वापस रखता है। वे मंटिस बॉक्सर को उसे पहले पाने के लिए कहते हैं, लेकिन केन और आरा उसका बचाव करने के लिए उठते हैं। एरा पहले मंटियों पर हमला करता है, लेकिन वह उसके लिए बहुत तेज है और उसे छत में पटक देता है। सौभाग्य से केन अपनी चाल को स्पष्ट रूप से देख सकता है और वह आरा को एलियन के अगले हमले से बचाने के लिए अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करता है। एलियन उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन वह आसानी से चकमा देता है और फिर आरा विदेशी के सिर पर एक ठोस किक मारता है। वह केन के साथ सालसा करती है, अपनी गति को लगातार मतीनी के एलियन के कमजोर बिंदु पर हमला करने के लिए इसे खटखटाती है। अचानक उनके पैरों के नीचे का पानी हरा हो जाता है और उन्हें निगलने के लिए उठता है। फर्श गायब हो जाता है और वे अचानक खुद को एक अथाह पानी के शरीर में पाते हैं और यहाँ तक कि दीवारें और छत भी पानी में बदल गए हैं। हर कोई भ्रमित है और फिर अचानक मोमो ने नाग को कम राक्षस के चचेरे भाई को उनके ऊपर नोटिस किया। वह जानती है कि यह बुरी खबर है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन केन नेसी को देखकर चकित है, जो पृथ्वी के कई अनदेखे रहस्यों में से एक है। युग अपने हितों में रुचि दिखाकर उसके करीब होने की कोशिश करता है और मोमो उन्हें एक साथ मरने के लिए कहता है, अगर वह वही है जो वे चाहते हैं। पता चला कि एलियंस ने नेसी को मोमो को नीचे रखने के लिए नियुक्त किया था, जबकि वे केन के साथ काम करते थे। और वे गुस्से में उसे बताते हैं कि वे उसके काम करने में विफल रहने के लिए उसके 60% वेतन में कटौती करने जा रहे हैं। जवाब में नेसी ने एक लेजर बीम को शूट किया, जो इसके बजाय उसे 50% की कटौती करता है। हर कोई इसे देखकर बाहर निकल जाता है और मोमो और केन जितनी तेजी से तैरना शुरू करते हैं, उतनी ही तेजी से तैरना शुरू करते हैं। अचानक कुछ युग में हिट हो जाता है और उसे पानी के ऊपर भेजता है। मोमो सोचता है कि नेसी उसे अच्छे के लिए मिला, लेकिन यह मंटिस एलियन के रूप में निकला, जो वास्तव में एक मंटिस झींगा है, जो पशु साम्राज्य का असली एक पंच आदमी है। इसके घूंसे 10 गुना अधिक शक्तिशाली पानी के नीचे हैं, लेकिन यह वहां सांस नहीं ले सकता है और सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। मोमो केन को उसे नीचे ले जाने के लिए टर्बो दादी की गति का उपयोग करने के लिए कहता है और वह अपने सुपर पावर को सक्रिय करता है क्योंकि वह पानी में गोता लगाता है। हालांकि वह अपनी जगह से भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है और वापस आता है, मोमो को बताता है कि टर्बो दादी तैर नहीं सकती है। मंटिस आदमी फिर से पानी के नीचे हो जाता है और उनके बाद पीछा करता है, शक्तिशाली घूंसे फेंक देता है और वे जितनी तेजी से तैरते हैं उतनी ही तेजी से वे कर सकते हैं। केन का कहना है कि उन्हें एरा को वापस लाने और फिर बचने की जरूरत है, लेकिन मोमो का कहना है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती हैं, जबकि उनका लगातार पीछा किया जा रहा है। केन उसे बताता है कि वह एरा को बचाने के दौरान मंटियों को विचलित रखेगा और वह उसे खुद को खतरे में डालने से रोकने के लिए कहती है। वह कहती है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह उस विचार के साथ बहुत व्यस्त था और केन बताते हैं कि वह नहीं था। वे हाथ में खतरे के बारे में भूल जाते हैं और एक चिल्लाते हुए मैच शुरू करते हैं, जब अचानक केन ने मोमो का हाथ पकड़ लिया और उसे बताया कि अगर वह किसी चीज से परेशान महसूस करती है तो उसे उसके बारे में बात करनी चाहिए। वह कहता है कि वह हर किसी के साथ उसे गलत समझते हुए ठीक है, लेकिन वह चाहता है कि वह कम से कम उसे सच्चाई जाने और उस पर विश्वास करे। मोमो को यह सुनने के लिए स्थानांतरित किया जाता है और फिर अचानक मंटिस एलियन पानी के नीचे से उन पर हमला करता है। केन जल्दी से खुद को और मोमो को सुरक्षा के लिए ले जाता है और जैसा कि वे पानी में हैं, वे खुद को वास्तव में एक दूसरे के करीब पाते हैं। वे बाहर निकलते हैं और केन ने वादा किया है कि वह उसे फिर से नहीं छुएगा, लेकिन मोमो को एक विचार मिलता है। वह केन की पीठ पर आशा करती है और पानी के माध्यम से सुपर स्पीड पर उसे प्रेरित करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करती है। मंटिस एलियन उनका पीछा करता है, लेकिन मोमो केन को उतार देता है और वे उनके ऊपर पानी के शरीर में प्रवेश करते हैं। मोमो इरा को पकड़ लेता है और वे एक कक्षा में पहुंचते हैं, जहां वह अपनी शक्ति का उपयोग उसे अपने होश में वापस लाने के लिए करती है। वह फिर इरा को स्ट्रिप करने के लिए कहती है क्योंकि गीले कपड़ों में पानी के नीचे ले जाना मुश्किल है। इरा का कहना है कि उसने अपनी शादी तक नहीं छीन ली है, लेकिन मोमो उसे कोई मौका नहीं देता है। दोनों लड़कियां केन की पीठ पर मिलती हैं और मोमो उन्हें यह बताने के लिए कहते हैं कि वे अन्यथा जीत नहीं सकते। वे पानी के नीचे गोता लगाते हैं, इस बात से अनजान हैं कि अंतिम जीवित विदेशी ने नेसी और मंटिस को फ्यूज करने का फैसला किया और भी अधिक शक्तिशाली बनने के लिए। जैसा कि केन और लड़कियां पानी के नीचे जाती हैं, फ्यूज्ड मॉन्स्टर ने उन्हें नोटिस किया और उन पर एक विनाशकारी लेजर बीम को गोली मार दी। मोमो केन को सुरक्षा के लिए चलाने का प्रबंधन करता है और फिर राक्षस पानी से बाहर चला जाता है, इसलिए यह अब शूट नहीं कर सकता है। यह पानी को रिचार्ज करना शुरू कर देता है और केन और लड़कियों को एहसास होता है कि अगर वे इसे अपनी गर्दन पर छेद के माध्यम से पानी को चूसने से रोक सकते हैं तो वे इसे हरा सकते हैं। वे केन को राक्षस के करीब पहुंचने के लिए सवारी करते हैं और एरा ने पहले हमला किया। वह इसके करीब जाती है, लेकिन राक्षस उसे एक मंटिस पंच के साथ आश्चर्यचकित करता है, उसे दूर भेज देता है। यह तब केन और मोमो में लेजर बीम को गोली मारता है, जो किसी तरह से बच जाता है और रास्ते में भी युग को बचाता है। केन का कहना है कि वे प्राणी को पानी के नीचे नहीं हरा सकते हैं, लेकिन अगर वे जमीन पर थे तो उनके पास एक मौका होगा। मोमो को एक विचार मिलता है, लेकिन फिर पानी की एक धार उनके ऊपर फिर से डूब जाती है, उन्हें डुबो देती है। फ्यूज्ड एलियन मॉन्स्टर मोमो के सामने है और यह उसके शोध से पहले उसे मारने का फैसला करता है।
यह उसे पूरी ताकत से घूंसा मारता है, लेकिन मोमो उसके लिए इंतजार कर रहा था। जिस तरह मंटी का पंच उसे मारने वाला है, वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करती है और आसपास के सभी पानी को विस्थापित करती है, जिससे एलियन की मंटी की बाहें फट जाती हैं। मोमो ने आत्मविश्वास से एलियन को बताया कि उन्होंने आज मंटिस झींगा के बारे में अध्ययन किया और सीखा कि अगर यह पानी से अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है तो यह अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अब हुआ था। एलियन अचानक अपने शरीर के अधिकांश भाग से छुटकारा दिलाता है और मोमो को काटने और उसे सतह से दूर ले जाने के लिए एक ईल में बदल जाता है। यह उसे उड़ाने के लिए पानी को अवशोषित करना शुरू कर देता है, जब अचानक एरी अपनी शक्ति का उपयोग उसे रोकने और पानी को उसके मुंह तक खिलाने से रोकने के लिए करता है। केन को बाल रस्सी पर रखा गया है और जैसा कि मोमो पानी के अंदर हवा की सुरंग बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, वह पूरी गति से मोमो को बचाने और विदेशी के माध्यम से फाड़ने का आरोप लगाता है। वे एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं क्योंकि विदेशी राक्षस नष्ट हो जाता है और जल्द ही वे खुद को ठोस जमीन पर लेटते हुए पाते हैं। वे राहत महसूस कर रहे हैं और मोमो कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि यह ठोस है। केन जवाब देता है कि उसने क्या कहा और वे हंसते हैं। लेकिन फिर अचानक अन्य छात्रों ने उन्हें बिना कुछ पहने बिना कसकर गले लगाते हुए नोटिस किया और उन्हें चिल्लाना और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। केन और मोमो बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अभी क्या हुआ है। वे तुरंत भाग जाते हैं और इयारे भी उनसे जुड़ जाता है, जिससे अपने स्कूली छात्रों की भ्रम और जिज्ञासा बढ़ जाती है। जल्द ही उन तीनों ने खुद को स्कूल नर्स क्वीन के कार्यालय में पाते हैं, जो एक नर्स की तरह कम दिखती हैं और एक डोमेट्रिक्स की तरह अधिक। वह ठंड से उनसे पूछती है कि क्या कारण वे बिना कपड़ों के दालान में पाए गए थे क्योंकि कोई उन्हें धमका रहा था, और वे उसे बताते हैं कि यह मामला नहीं है। रानी उन्हें उससे बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करने के लिए कहती है क्योंकि वह बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करती है। जब अचानक एक पुराना गंजा आदमी उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाने के लिए वहां आता है। क्वीन ने पहले उसे बिना खटखटाने के दरवाजा खोलने के लिए उसे कोड़ा मार दिया और फिर छात्रों को कार्यालय में रहने के लिए कहा जब तक वे पसंद करते हैं। एक बार जब वह छोड़ देती है तो मोमो और एरा बाहर निकलते हैं क्योंकि वे सभी के द्वारा एक समझौता स्थिति में देखे गए थे और अब उनका हाई स्कूल जीवन बर्बाद होने वाला है। मोमो इतने लगातार होने के लिए एलियंस को कोसना शुरू कर देता है और फिर युग से पूछता है कि वह एक्रोबेटिक रेशमी की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थी। वह जवाब देती है कि उसकी शक्तियां लड़ाई के बीच में सही जाग गईं और मोमो को लगता है कि यह समझ में आता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए रेशमी की आभा को स्थानांतरित कर दिया था। केन बोलते हैं, यह कहते हुए कि एलियंस उनके बाद थे और इस बार टर्बो दादी की शक्तियां। उनका मानना है कि भले ही युग की शक्तियां इस बार उनकी मदद करती हैं, लेकिन वे उसे अगली बार खतरे में डाल सकते हैं और वह शर्माना शुरू कर देती है, यह सोचकर कि वह उसकी परवाह करती है। केन का कहना है कि एलियंस को लगता है कि आत्माओं की शक्ति उनके पास है और मोमो पूछता है कि वे सीधे आत्माओं को लक्षित क्यों नहीं करते हैं। केन के पास अचानक एक यूरेका पल है और वह उत्साह से घोषणा करता है कि वह अब सब कुछ समझता है। He pulls the whiteboard and explains that the aliens have been spotted a long time ago. लेकिन उन्होंने भूतों और अन्य अलौकिक प्राणियों के कारण पृथ्वी पर आक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं किया है जो पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं क्योंकि यह उनका घर है। He says that despite their advanced technology, aliens can't defeat the supernatural monsters because they don't understand them. और यही कारण है कि वे उनके जैसे लोगों को पकड़ना और शोध करना चाहते हैं जिनके पास अलौकिक क्षमताएं हैं। मोमो और एरा को उनके सिद्धांत से उड़ा दिया जाता है, लेकिन फिर उनका ध्यान इस तथ्य पर लौटता है कि वे पूरे स्कूल द्वारा अपने अंडरवियर में देखे गए थे और वे घबराने लगते हैं। एरा says that she will tell everyone that Momo forced her and Ken to strip. और आश्चर्यजनक रूप से मोमो इसे स्लाइड करने देता है क्योंकि वह परवाह नहीं करती है। तभी युग के दोस्त उसे दूर ले जाने के लिए वहां आते हैं और वे पहले ही मोमो को खलनायक के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं। केन उसे गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ कहने के लिए कहता है, लेकिन मोमो जवाब देता है कि केवल गलतफहमी की वह परवाह करती है जब उसने उसे युग के शीर्ष पर देखा था। She asks him to explain things clearly to her, and he says that Era tried to kiss him. और जैसा कि वह विरोध कर रहा था, वह एक दूसरे के ऊपर गिर गया। मोमो उससे पूछता है कि वह पहले स्थान पर वहां क्या कर रहा था और उसे बीन्स को फैलाने के लिए नग्न करना शुरू कर देता था। केन घबराकर उसे बताता है कि वह गुप्त रूप से काम कर रहा था ताकि वह मजबूत हो सके और उसके सामने शांत दिख सके। Momo is overwhelmed by this surprising information and she says that Ken has a masculine side to him after all. वह भड़क जाता है क्योंकि वह उसे याद दिलाता है कि वह एक आदमी है और मोमो उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है, उससे पूछता है कि वह उसके सामने शांत क्यों दिखना चाहता है। केन उसके साथ नहीं रह सकता है, इसलिए वह छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसे बताता है कि वह कुछ भी नहीं कहेगा जो उसे एक खलनायक की तरह बना देगा। मोमो उसे रोकता है और वह कुछ भी कहने के लिए बहुत शर्मिंदा है। उनके बीच रोमांटिक तनाव बढ़ जाता है, लेकिन आखिरी क्षण में मोमो के दोस्त कमरे में घुसते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। वे मोमो से पूछते हैं कि नरक क्या हुआ क्योंकि उन्होंने सुना कि वह केन को हॉलवे में नग्न कर रही थी। मोमो बस जवाब देता है कि वे उन्हें बताने पर भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसके एक दोस्त को लगता है कि वह शर्लक होम्स है
और उनके पास मौजूद तथ्यों से एक सिद्धांत बनाना शुरू कर देता है। वह कहना शुरू कर देती है कि चूंकि केन, मोमो और एरा को एक साथ नग्न पाया गया था, यह केवल एक चीज को इंगित कर सकता है, जो एक तीव्र प्रेम त्रिकोण है जिसमें दो लड़कियां लड़के के ध्यान के लिए लड़ती हैं। वे कहना शुरू कर देते हैं कि मोमो कक्षा में पूरे समय पूरी तरह से कर रहे थे और मंटिस झिंगा को यह सिखाने के लिए कह रहे थे कि कैसे पंच करना है ताकि वह युग को हरा सकें और केन को अपने लिए ले जा सकें। मोमो अपने दोस्त को एक कहानी बनाना बंद करने के लिए कहता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त केन की ओर प्रकाश को इंगित करता है, उसे इस घोटाले के पीछे अपराधी कहता है। ऑन द अदर हैंड, एरा इज बैक इन हर क्लासरूम, सराउंडेड बाय हर फ्रेंड्स हु वांट टू नो व्हाट हैपेंड अर्लियर। वह हमेशा की तरह गूंगा और निर्दोष काम करती है और कहती है कि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर हर कोई इसके लिए मोमो को दोष देना शुरू कर देता है। आरा के दोस्तों ने टिप्पणी की कि वह वास्तव की घटना के बाद से एरा को बदमाशी कर रही थी और फिर अन्य लोग भी उसके होने के बारे में अफवाहें लाना शुरू कर देते हैं। वे उसके खिलाफ बदला लेने के तरीके की साजिश रचने लगते हैं, लेकिन युग अब इसे सहन नहीं कर सकता है, इसलिए वह सभी को निंदनीय मोमो को रोकने के लिए कहती है। वह बताती है कि वह थी जो मोमो के बारे में उन नकली अफवाहों को फैला रही थी और वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है। वह उसके साथ कक्षा छोड़ देती है और एक बेंच पर अपना सिर पीटने के लिए बाहर जाती है क्योंकि उसने मोमो को सुरक्षित रखने के लिए अपनी लोकप्रियता का त्याग किया था। मोमो जल्द ही वहां पहुंचता है और वे इस बात पर चर्चा करते हुए फिर से प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं कि चीजें कक्षा में कैसे चली गईं। अचानक वे एक परिचित आवाज सुनते हैं और एक सफेद तरल पदार्थ में ढके हुए उनके सामने मशरूम बॉक्सर को खोजने के लिए चारों ओर घूमते हैं। वह कहता है कि वह खाली हाथ घर नहीं लौटाएगा क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए पैसा कमाना होगा, और युग और मोमो जल्दी से युद्ध मोड में हो जाते हैं। हालांकि मशरूम कुछ भी करने से पहले वह बाहर निकलता है और अपने सपने में वह अपने रोते हुए बेटे और पत्नी को उसे अलविदा करते हुए देखता है क्योंकि वह काम पर जाता है। वह एक शुरुआत के साथ उठता है जैसे कि सपना समाप्त होता है और उसके सदमे के लिए वह एक बिस्तर में पड़ा हुआ है, पट्टियों में ढका हुआ है। वह इस बारे में उलझन में है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके सामने मोमो अपनी दादी को बता रहा है कि यहाँ का यह लड़का एक वास्तविक विदेशी है। सेको ने यह मानने से इनकार कर दिया और कहते हैं कि वह कप्पा नामक एक पानी की भावना की तरह दिखता है। मशरूम बॉक्सर उठता है और अपना रुख लेता है, लेकिन मोमो उसे कुछ भी करने की कोशिश नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी दादी कोई दया नहीं दिखाएगी। अचानक उसके पैरों ने भोजन की प्लेट को मोमो के लिए तैयार किया था और वह जमीन पर गिरने से पहले हताशा में अपने दांतों को पीसता है और फिर रोने लगता है। वह कहता है कि कोई भी कभी भी उसके प्रति इतना दयालु नहीं रहा है और कसम खाता है कि वह उसे फिर से नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वह भोजन के साथ अपना मुंह भरता है। इसके बाद सेको हमेशा की तरह एक भव्य दोपहर के भोजन के लिए सभी के साथ व्यवहार करता है और वे हमेशा की तरह एक दूसरे के बीच लड़ना शुरू करते हैं। उस नाटक के समाप्त होने के बाद एलियन उन्हें बताता है कि वह युद्धग्रस्त ग्रह से है और उसका बेटा बीमार है। यदि उसे प्रत्येक दिन रक्त आधान नहीं दिया जाता है तो वह मर जाएगा और उसे वहन करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। उनका कहना है कि जबकि उनकी प्रजातियों के अन्य सदस्य मजबूत हैं और सैनिकों के रूप में काम करते हैं, वह कमजोर थे एंड हैड टू टेक एनी ऑड जॉब्स ही कुड फाइंड। फिर वह अपनी कमजोरी के बारे में रोना शुरू कर देता है क्योंकि वह बीमार होने पर अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा सकता था। वह केन और अन्य को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगता है और फिर से रोने लगता है। अचानक केन स्वयंसेवकों को अपने केले की पेशकश करने के लिए स्वयंसेवकों की पेशकश करने के लिए यदि वह गरीब आदमी की मदद करने के लिए विदेशी बाजार में एक अच्छी राशि लाने जा रहा है। मोमो उससे पूछता है कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन केन का कहना है कि वह सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत में मदद करना चाहता है और वह हमेशा अपने केले को पुनः प्राप्त कर सकता है। जैसा कि वे उस बारे में झगड़ा करना शुरू करते हैं, एलियन अचानक मोमो से सहमत हो जाता है कि एक बार में बड़ी मात्रा में पैसा मिलने से उसकी मदद नहीं मिलेगी और उसे एक उचित नौकरी खोजने की आवश्यकता है। वह अब उन पर बोझ बनने से इनकार करता है और उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन तब सेको उसे बताता है कि वह बदबू मारता है। केन उस पर अपराध करता है और उसे नस्लवादी कहता है, लेकिन वह अपनी राजनीतिक शुद्धता के बारे में एक बकवास नहीं देती है। वह एलियन को सूंघती है और पूछती है कि क्या उसके शरीर से जारी सफेद सामान उसका रक्त था, क्योंकि यह भयानक रूप से परिचित है। वह तुरंत एलियन को कुछ दूध देती है और उसे कोशिश करने के लिए कहती है, और जैसे ही वह इसे पीना शुरू करती है वह बताती है कि यह उनका खून है। हर कोई हैरान है और सेको का कहना है कि उसकी पट्टियां फर्श से दूध साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लत्ता की तरह गंध आती हैं। सो शी कुड कम अप विद दिस सोल्यूशन। वह कहती है कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित है और हर कोई एलियन को घर से भरपूर दूध लेने के लिए कहता है। वह कहता है कि यह खून बहुत पतला है और सेको उसे बताता है कि यह दूध को स्किम किया गया था। वह कहती है कि उसका एक दोस्त है जो डेयरी व्यवसाय में है और वह एलियन को एक पूरी गाय देने के लिए तैयार होगी ताकि वह अपने बेटे को आवश्यक उपचार प्रदान कर सके।
एलियन ने अपनी आंखों को बाहर निकाल दिया, उसे धन्यवाद दिया और बाद में वह गाय को अपने यूएफओ में ले जाता है, यह वादा करते हुए कि वह अपनी दयालुता को कभी नहीं भूल पाएगा और जब भी उन्हें उसकी आवश्यकता होगी उनकी सहायता के लिए आएगा। वह उसके साथ उड़ता है और फिर हर कोई फिर से घर लौटता है। वहां मोमो, युग और केन ने सेको से पहले घुटने टेक दिए, उन्हें नए स्कूल की वर्दी खरीदने के लिए भीख मांगते हुए। सेको युग और केन के लिए नई वर्दी खरीदने के लिए सहमत है, लेकिन मोमो के लिए नहीं क्योंकि वह जानती है कि वह उसके कुछ और शोषण के बारे में सोच रही है। वह उसे बताती है कि अगर वह एक वर्दी चाहती है तो उसे रोबोकॉप की तरह काम करना चाहिए और मोमो अनिच्छा से ऐसा करता है। तभी कोई डोरबेल को बजाता है और सेको मोमो को अभी भी अभिनय करते हुए दरवाजा खोलने के लिए भेजता है। वह एक लंबा गुलाबी बालों वाला लड़का देखकर आश्चर्यचकित है, जिसका नाम जिजी है और सेको उसका स्वागत करता है क्योंकि वह उससे उम्मीद कर रही थी। केन पूछता है कि यह सुंदर लड़का कौन है और सेको का कहना है कि वह मोमो का बचपन का दोस्त है और उसका पहला प्यार भी है, जो केन को सभी घबराया हुआ और पसीना आता है। जैसा कि वह जिजी के सुंदर चेहरे, अच्छा निर्माण और अच्छा आसन देखता है, वह निश्चित है कि यह लड़का एक उचित सज्जन है और चूंकि मोमो उसे पसंद करता है इसलिए उसे वास्तव में आकर्षक भी होना चाहिए। हालांकि जिजी का कहना है कि साइक और अचानक एक बेवकूफ की तरह अपनी बाहों को इधर उधर करना शुरू कर देता है, मोमो को एक प्यारी कहकर। मोमो इज ग्रॉस्ड आउट एट हिज बिहेवियर बट केन इज स्ट्रेट अप फ्लैबरगास्टेड। वह यह नहीं समझता कि आदमी के रूप और व्यवहार के बीच ऐसा अंतर कैसे हो सकता है और मोमो उसे मारने में मदद करने के लिए कहता है। सेको जिजी की ओर चलता है, जो तुरंत सीधे खड़ा हो जाता है और उसे ऊपर उठाना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि वह अभी भी हमेशा की तरह सुंदर है। वह प्रभावित है और उसे अपना सामान जल्दी से अंदर लाने के लिए कहती है। मोमो उससे पूछता है कि नरक क्या हो रहा है और सेको उसे बताता है कि जिजी अब से उनके साथ रहने वाली है। मोमो पूरी तरह से यह सुनने के लिए पागल हो जाता है, लेकिन जीजी अभी भी एक बेवकूफ की तरह नाच रहा है क्योंकि वह एक है। वह केन को एक शांत मुद्रा देने के बाद अंदर जाता है और वह उसके बारे में चिंतित है कि वह मोमो के रूप में एक ही छत के नीचे रहती है। हालांकि आरा को एक और चिंता है। वह जीजी के अजीब व्यवहार से आश्वस्त है कि वह एक दानव है जो इस दुनिया में रागनारोक को उजागर करने की अपनी योजना में मोमो की मदद करने के लिए आया है। वह मोमो को हिला देती है, उसे बताती है कि उनके पास केवल एक अस्थायी गठबंधन है जब तक कि एलियंस एक खतरा है। लेकिन एक बार जब वह खत्म हो गया तो वह अपनी गांड के लिए आ रही है। वह उसके साथ भाग जाती है और मोमो अभी भी बाहर निकल रहा है क्योंकि उसका छोटा मस्तिष्क सब कुछ नहीं संभाल सकता है। कुछ सेकंड बाद केन का कहना है कि वह अब भी घर जा रहा है और वह अचानक शांत हो जाती है। जब वह अपने पैरों को अपने सामने वाले यार्ड में ले जाता है तो मोमो उसे बाहर बुलाता है और फिर अपनी खुली हथेली पर लहराता है। उसे वह नहीं मिलता जो उसका मतलब है, इसलिए वह उसे बताती है कि यह कहना उसकी बारी है, कल मिलते हैं। केन शर्मीली उसे बताती है कि वह उसे कल देखेगा और हालांकि मोमो यह सुनकर खुश है, वह अभी भी उतना ही कम है जितना कि वह अपने पहले क्रश के साथ रहने की कल्पना करता है। थोड़ी देर के बाद जिजी भोजन के साथ अपना चेहरा भर देता है और मोमो सेको से उसे यहाँ जाने के बारे में एक स्पष्टीकरण की मांग करता है। वह बताती है कि उनके माता पिता दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और एक अच्छे नागरिक हैं, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। मोमो अपने जवाब से आश्वस्त नहीं है, खासकर क्योंकि जीजी प्रत्येक वाक्य के साथ सेको की प्रशंसा करता रहता है जो वह कहता है और वह उसे अधिक से अधिक खराब कर देता है। जैसा कि वे बाद में बर्तन धो रहे हैं, मोमो आश्चर्यचकित करता है कि क्या यह गोल्फ बॉल वास्तव में उसका पहला क्रश था जो उसका मजाक उड़ाता था। जिगी को यह भी याद है और वह अचानक मोमो से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगता है क्योंकि वह पूरे समय सही थी। वह उसे बताता है कि वह अब भूतों को देख सकता है और मोमो बाहर निकल जाता है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे संयोग से एक सुनहरी गेंद मिली है, लेकिन उसे वह संदर्भ नहीं मिलता है और उसे लगता है कि वह अपने परिवार के गहने के बारे में पूछ रही है। वैसे भी वह उसे बताता है कि उसके माता पिता अपनी नौकरी के कारण पहाड़ों पर स्थानांतरित हो गए, लेकिन उनका नया घर प्रेतबाधित था। उसने एक दिन तक धीरे धीरे और लगातार चीजों को देखना शुरू कर दिया। एक भूत उसके सामने दिखाई दिया और उसे देखने के लिए कहा। उस दिन के बाद से जिजी भूतों को देख पाए हैं और उनके माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया है। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध ओझाओं से संपर्क किया, लेकिन उनमें से 3 ने आत्महत्या कर ली और शेष ने उन्हें सेको जाने के लिए कहा क्योंकि वह केवल एक ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। मोमो अब सब कुछ समझता है और जुजी अचानक हर चीज के लिए माफी मांगने के लिए उससे पहले झुकता है। वह उसे रोकने के लिए कहती है और फिर दावा करती है कि उसकी दादी वास्तव में जल्दी से भूत की देखभाल करने जा रही है। सेको ने जल्दी से उसे नीचे गोली मार दी, यह कहते हुए कि गिगी का घर उसके डोमेन के बाहर है और मोमो को यह अनुरोध खुद लेना होगा। वह उसे बताती है कि यह गोल्डन बॉल्स से जुड़ा हो सकता है और अगर वह प्रेतबाधित घर की देखभाल करता है तो वह उन सभी वर्दी को खरीदने का वादा करता है। अगले दिन जिजी मोमो की कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है और तुरंत एक जोकर की तरह काम करना शुरू कर देता है। हालांकि वह टॉम फूलरी को करिश्मा में बदलने के लिए पर्याप्त है और तुरंत सभी क्लास लड़कियों को रिस करता है। मोमो के दोस्तों को शुरू में उनके अजीब कृत्यों से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ फ्लर्टी लाइंस उन्हें अपनी तरफ भी कर देते हैं।
लड़कियां मोमो से पूछती हैं कि वह इस आदमी को कैसे जानती है और वह उन्हें बताती है कि वह एक बचपन की दोस्त है। जिजी ने इस बात से इनकार किया और कहा कि वे अपने माता पिता की मंजूरी के बाद एक साथ रह रहे हैं। मोमो बाहर निकलता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसका तन दोस्त उनके बीच हो जाता है और जीजी से कहता है कि वह मोमो से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास पहले से ही केन है। दूसरी ओर केन सुपर ईर्ष्या है और जीजी के बारे में मोमो के जीवन में लौटने के बारे में असुरक्षित है। वह सोचता है कि क्या वह अभी भी उसे पसंद करती है, और अगर वह उसे भी पसंद करती है तो वह सोचती है कि अगर वे डेटिंग शुरू करते हैं तो मोमो के पास उसके लिए कोई समय नहीं होगा और वह एक कुंवारा होने के लिए वापस आ जाएगा। उन कुतियागधा विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए वह करता है जो कोई भी आदमी करता है और काम करना शुरू कर देता है। हालांकि मोमो उसकी तलाश में आता है और वह घबराहट में एक झाड़ी में बदल जाता है। वह उसे बताती है कि वह यहाँ दोपहर का भोजन करने जा रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कुतियाने युग का नाम उसके करीब पहुंचे। केन अपने वर्कआउट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मोमो का कहना है कि चूंकि उसके दोनों हाथ व्यस्त हैं, इसलिए वह उसे अपने हाथों से खिला सकती है। केन का दिल एक धड़कन को छोड़ देता है और वह घबराहट से प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन तभी जिजी वहां आता है। वह मोमो को बताता है कि उन्हें एक साथ दोपहर का भोजन करना चाहिए, और जब वह उसे शुरू में नीचे कर देती है, जैसे ही वह अपने पसंदीदा स्नैक को बाहर निकालती है, वह तुरंत उसके पास जाती है, केन को अधिक ईर्ष्या और असुरक्षा के साथ छोड़ देती है। वह उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला करता है और अपनी अनियंत्रित भावनाओं से आगे बढ़ता है क्योंकि यह सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। हालांकि जैसे ही वह कोने के चारों ओर घूमता है, वह दिन के सबसे बड़े झटके के साथ मिला। उनके बायो क्लास से मानव शरीर रचना मॉडल उसकी ओर चल रहा है, चिल्ला रहा है कि यह बंद नहीं होगा। केन इसे देखकर बाहर निकलता है और तुरंत मदद पाने के लिए मोमो की ओर भागता है। हालांकि मॉडल उससे आगे निकल जाता है और आगे बढ़ता है। मोमो अपने रास्ते में खड़ा है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कर सके, गीगी उसे सुरक्षा में लाने के लिए उस पर कूदती है, जिससे केन और भी अधिक जलन हो जाती है। मॉडल उनके ऊपर कूदता है और मोमो एक सुनहरी गेंद को देखता है जहां उसके पास भी होना चाहिए। वह तुरंत केन पर चिल्लाती है कि मॉडल में उसका दूसरा पारिवारिक गहना है और जिजी को उसे जाने देने के लिए कहता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। वह उसे जाने देने से इनकार करता है क्योंकि यह खतरनाक है, इसलिए मोमो अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग रनिंग मॉडल पर ले जाने के लिए करता है। हालांकि यह आसानी से उसके साथ उसे खींच लेता है और गिगी उसे कसकर चिपकती रहती है। केन उनके बाद भागता है क्योंकि मोमो उसे मॉडल को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह जिजी के बारे में अधिक चिंतित है जो उसे कसकर पकड़ता है। एनिमेटेड मॉडल जल्दी से उससे दूर हो जाता है और केन अपने सुपर सेल्फ में बदलने से पहले अपने सभी वजन को हटा देता है और फिर आगे बढ़ता है। वह जल्दी से मॉडल के साथ पकड़ लेता है जो उसे बताता है कि वह किसी को भी उसे रोकने नहीं जा रहा है। मोमो केन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मॉडल सुपर फास्ट है। केन उसे पावर लाइनों का उपयोग करने के लिए कहता है और वह केन के करीब पहुंचने के लिए उनका उपयोग करती है, लेकिन ऐसा करने में वह गलती से खुद को सर्वशक्तिमान ट्रक्कुन के सामने लाती है। सौभाग्य से केन उसे और जिजी को आखिरी क्षण में दूसरी दुनिया में भेजे जाने से बचाता है और फिर ट्रैफिक को विकसित करते हुए दोनों को अपनी पीठ पर ले जाता है। जैसा कि वह मॉडल के बाद पीछा करता है, जिजी उसे मारना शुरू कर देता है। उसे एक राक्षस कहते हैं, लेकिन मोमो उसे बताता है कि यह केन है। वह दूरी में भागते हुए मॉडल को स्पॉट करता है और जल्दी से उसके करीब पहुंच जाता है। मोमो अपनी शक्तियों के साथ इसे पकड़ लेता है और केन उन्हें उनकी ओर खींचने के लिए एक स्थिर पैर जमाने प्रदान करता है। मॉडल एक इलेक्ट्रिक पोल से जुड़ा हुआ है जो उसे मिला है, और वह इतनी ताकत रखता है कि उसका शरीर सचमुच अलग हो जाता है और फिर तुरंत खुद को एक पहेली की तरह वापस रखता है। वह उसके साथ भाग जाता है और केन और अन्य उसकी दृष्टि खो देते हैं। जैसा कि वे निराश हैं, मोमो अपने हाथ में कुछ मारता है और अचानक वह मॉडल से आने वाले एक जोर से रोने की बात सुनता है। वह आवाज का अनुसरण करती है और एक डंपस्टर को उसके रोने का पालन करने के लिए अपने हाथ में बात निचोड़ती रहती है। मॉडल जमीन पर सपाट लेटा हुआ है क्योंकि जब यह पहले अलग हो गया तो मोमो ने अपना दिल चुरा लिया और वह उसे पीड़ा देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। वह वादा करती है कि वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं है और उसे अपने परिवार के गहने दिखाने के लिए कहती है क्योंकि उनमें से एक केन से संबंधित हो सकता है। मॉडल ऐसा करने पर चिंतन करता है जब अचानक वह एक महिला की आवाज को उसके नाम से पुकारता है। मॉडल को तारो नाम दिया गया है और वह हाना नाम की एक महिला के लिए कचरा डंप में फ्रैंटिक रूप से खोज करना शुरू कर देता है, जो एक त्यागित शरीर रचना संस्करण के रूप में निकला। वह उसे जल्द ही पाता है और वह उससे पूछती है कि उसने यहाँ आने का जोखिम क्यों उठाया। तारो उसे बताता है कि कोई जोखिम प्यार के लिए लायक नहीं है और अगर वह उसे खो देता है तो वह अस्तित्व के लिए अपना कारण खो देगा। वह इस बारे में बात करता है कि कैसे उससे मिलने से उसका जीवन कई अद्भुत तरीकों से बदल गया, और अचानक उनके शब्द केन के साथ गूंजते हैं जो मोमो के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसा कि वह सुनता है कि एनाटॉमी मॉडल इस बारे में बात करता है कि कैसे वह अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, केन ने मनुष्य को ऊपर उठाने और अपनी भावनाओं के बारे में गंभीर होने का फैसला किया। इससे पहले केन, मोमो और जिजी महिला एनाटॉमी मॉडल हाना को मोमो के घर वापस ले जाते हैं और सेको को यहाँ रहने के लिए भीख मांगते हैं। वे उसे पूरी कहानी बताते हैं और उसे अपनी प्रेम कहानी का समर्थन करने की भीख मांगते हैं, और जब वह उसे चापलूसी करता है तो वह गुनाह होता है।
वह तब पूछती है कि पुरुष मॉडल के साथ क्या हुआ, और मोमो का कहना है कि वह दिन के दौरान स्कूल में रहने जा रहा है और रात में वह हाना से मिलने के लिए यहाँ आएगा। सेको हाना से कहता है कि वह अपने प्रेमी के साथ अपने प्यार को शांत रखें क्योंकि वह रात में अपने हिस्सों को सुनकर नहीं सुनना चाहती। वह तब उस शानदार गेंद के बारे में पूछती है जो मोमो ने मॉडल पर देखा था, और वह जवाब देती है कि यह सिर्फ एक क्रिसमस की घंटी थी और असली सौदा नहीं। इसके साथ व्यापार वार्ता खत्म हो गई है और सेको ने मोमो और केन को डिनर टेबल बिछाने के लिए कहा है। इस बीच जिजी ने भरवां खिलौने में टर्बो दादी द्वारा विनम्र हो गया। एक बार जब वह अपने पैरों पर वापस आ जाता है तो वह कहता है कि मोमो और केन के पास कुछ सुपर अद्भुत शक्तियां हैं और वह भी ऐसा कुछ करना चाहता है। फिर वह मोमो के सामने एक रेंगना की तरह काम करना शुरू कर देता है जो उसे हंसाता है और केन को ईर्ष्या भी करता है। वह पुरुष शरीर रचना मॉडल की तीव्रता को याद करता है जब उसने अपनी प्रेमिका को अपना प्यार कबूल किया और वह वापस पकड़ना बंद करने का फैसला करता है। वह मोमो पर छलांग लगाता है, यह कहते हुए कि उसके बालों में कुछ लिंक था, और फिर शर्मिंदा होने के बजाय वह कहता है कि वह अपनी सारी ताकत के साथ संघर्ष करने जा रहा है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने आज अपने दादाजी का मेड खाया, लेकिन केन एक बंदर की तरह जिजी की परिक्रमा करना शुरू कर देता है और चिल्लाता है कि वह केवल उसे देख रहा है जब से वे मिले थे। जिजी सिर्फ यह सोचता है कि वह एक और माँ से उसका भाई है और वे बंदरों की तरह एक साथ काम करना शुरू करते हैं जब तक कि सेको उन्हें बंद करने के लिए नहीं कहता। वह फिर मोमो को अपने कपड़े और विशेष रूप से अपने अंडरवियर को पैक करने के लिए कहती है क्योंकि वह सप्ताहांत में जीजी के घर पर रहने वाली है। मोमो शर्मिंदा है लेकिन केन हैरान है। वह सोचता है कि क्या वह एक एनटीआर मंगा का नायक बनने जा रहा है, लेकिन मोमो उसे बताता है कि वह सिर्फ गीगी के घर में एक भूत का प्रयोग करने जा रही है। वह अभी भी संतुष्ट नहीं है और पूछता है कि क्या वह वहां जा रही है, और वह कहती है कि वह उसे बाद में उसके साथ आने के लिए कहने जा रही थी। केन उसे बताता है कि उसे जल्द ही ऐसा करना चाहिए था। उस रात बाद में पुरुष शरीर रचना मॉडल अपने प्रेमी से मिलने के लिए बाहर निकलता है। 4 छात्रों में से बेजसस को डराता है जो हब पर अपलोड करने के लिए एक नया वीडियो शूट करने के लिए यहाँ थे। वह शहर के माध्यम से चलता है, एक ट्रेन में सवार होता है और फिर मोमो के घर के पास पहुंचता है, लेकिन रास्ते में ट्रकुन उसे मारता है, उसे टुकड़ों में चकनाचूर कर देता है। इस बीच मोमो हाना कंपनी को अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते समय रखता है, लेकिन वह नहीं आता है और मोमो सो जाता है। सूरज उगने के बाद ही पुरुष मॉडल वहां आता है और हाना को गले लगाता है, यह कहते हुए कि उसने उसके साथ रहने के लिए सभी बाधाओं को पार कर लिया है। जब मोमो उसके बाद उठता है तो वह उन्हें चुंबन पाता है और उन्हें एक कमरा पाने के लिए कहता है। दूसरी ओर जीजी पूरी रात कोई नींद नहीं ले पाए हैं क्योंकि उनके घर से भूत अभी भी उसे सता रहा है। उस दिन बाद में केन, मोमो और जीजी अपने घर के लिए एक ट्रेन में सवार हो गए। वे कार्ड गेम खेलते हैं और यह देखते हुए कि मोमो और जीजी हमेशा पूरी तरह से सिंक में कैसे रहते हैं, केन अपनी कमियों के बारे में असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देता है। वह चिल्लाकर उसका ध्यान आकर्षित करने का फैसला करता है कि वह पृथ्वी पर एलियंस के बारे में बात करना शुरू कर देगा और मोमो अचानक दिलचस्पी लेने लगेगा। केन एक किताब निकालता है और उसे बताने लगता है कि कुछ एलियंस खुद को जानवरों के रूप में कैसे भेज देते हैं, और उनका मानना है कि इस दुनिया के अधिकांश विशाल सांप वास्तव में एलियंस हैं। गिगी ने कहा कि उनके क्षेत्र में एक विशाल सांप के बारे में एक 200 साल पुरानी किंवदंती भी है, और मोमो ने उत्सुकता से कहा कि वह विशाल सांप को देखना चाहती है। जिजी का कहना है कि वह बाद में उसे दिखाएगा, लेकिन उसे हर समय उसके करीब रहना होगा। केन उसे एक मम्मीफाइड कप्पा के मंदिर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो इसमें अधिक रुचि लेता है वह जिजी है। वह कहता है कि वह एक कप्पा और लोचनेस राक्षस को भी देखना चाहता है, और केन अचानक बातचीत में खो जाता है। वह कहता है कि नेसी की तस्वीरें नकली हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों पहले ही असली सौदा देखा था। जिजी को इससे उड़ा दिया जाता है, और जैसा कि वह अलौकिक के बारे में बात करता रहता है, केन को पता चलता है कि उसके साथ बात करना मजेदार है। जिजी का कहना है कि वह केन को एक दोस्त के रूप में सम्मानित करता है और वह उसे झटका देता है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वे आधिकारिक दोस्त थे। जिजी ने दिल तोड़ने का काम करते हुए कहा कि उन्होंने सोचा था कि चूंकि केन मोमो का दोस्त था, इसलिए वह उसका दोस्त भी बनने जा रहा है। केन माफी मांगता है, यह कहते हुए कि वह सिर्फ एक अजीब साथी है, और उसे मोमो के दिल की दौड़ लगती है क्योंकि यह उसके पसंदीदा अभिनेता का संवाद है। जब जिजी उससे पूछता है कि क्या हो रहा है तो वह उसे बताने से इनकार करती है और वह एक टैंट्रम फेंकता है। केन को अब पता चलता है कि जिजी वास्तव में एक अच्छा इंसान है और उसकी अजीबता उसे दोस्ती करने में आसान बनाती है। वह अब मोमो का ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे नफरत नहीं कर सकता है और आश्चर्य करता है कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे भी वे जल्द ही अपने शहर तक पहुंचते हैं जो एक गर्म स्प्रिंग टाउन बन जाता है। जिजी उन्हें बताता है कि उनके पिता ज्वालामुखियों पर शोध करते हैं, इसलिए वह पास के ज्वालामुखी का अध्ययन करने के लिए यहाँ चले गए। केन ज्वालामुखी के बारे में अधिक पूछता है और जिजी का कहना है कि यह पिछली बार 200 साल पहले फट गया था। वे चलते रहते हैं और जल्द ही सीढ़ियों की उड़ान में आते हैं। जिगी उत्साह से उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए कहता है, और जैसे ही वे किसी तरह सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचते हैं, एक और सेट उनके लिए इंतजार कर रहा है। जिजी भी उनका इंतजार नहीं करता है, और जब तक वे अंततः अपने घर तक पहुंचते हैं तब तक केन और मोमो दोनों थक जाते हैं। वह मोमो से पूछता है कि क्या वह अपने घर के चारों ओर कोई दुष्ट आभा देखती है, और वह उसे बताती है कि यह उसके लिए पूरी तरह से सामान्य है।
वह पहले अंदर जाने का फैसला करती है, लेकिन केन ने जंगल में कुछ नोटिस किया। उसके पास उस पर विचार करने का समय नहीं है, क्योंकि वह उनके अंदर का पीछा करता है, लेकिन यह पता चला है कि शहर के डरावना, बदसूरत लोग उन्हें एक गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए एकत्र हुए हैं। एक बार जब वे घर में प्रवेश करते हैं, तो मोमो हर कोने का निरीक्षण करता है, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। वह एक सिद्धांत के साथ आती है कि जब आत्मा के माध्यम को घर के साथ कुछ गलत लगता है, तो भूतों को सक्रिय होना चाहिए। लेकिन अभी वे निष्क्रिय और छिपे हुए हैं। वह कहती है कि टर्बो दादी के मामले में अगर भूत छिपे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, और इसका मतलब है कि वह आसानी से उनकी देखभाल कर सकती है। जिजी वास्तव में यह सुनकर खुश है, और वह मोमो के कंधों की मालिश करना शुरू कर देता है। वह अपनी चापलूसी प्राप्त करने के लिए खुश है, और उसे उसके लिए कुछ रस लाने के लिए कहती है, और वह तुरंत निकल जाता है। मोमो तब केन को उसके बगल में बैठने और आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि भूत शायद रात में बाहर आएंगे और इससे पहले उन्हें अपनी ताकत ठीक करने की आवश्यकता है। जिस तरह केन बैठता है, मोमो उसे बताता है कि वह हॉट स्प्रिंग्स में जा रही है, और उसे इस बीच गीगी के साथ खेलने के लिए कहती है। वह चिंतित है कि यह सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन मोमो ने उसे आश्वासन दिया कि अंधेरा होने से पहले वह लौट आएगी। जैसे ही वह निकलता है, गीगी रस के साथ आती है, और यह जानने पर कि वह चली गई है, वह केन से पूछती है कि क्या उन्हें कुछ फुटबॉल खेलना चाहिए। वह मूल बातों से केन को सही सिखाना शुरू कर देता है, जिसमें गेंद को किक करना शामिल है। केन को लगता है कि वह वास्तव में दयनीय है, लेकिन वह बेहतर बनने और मोमो को प्रभावित करने की उम्मीद करता है, जैसा कि वह अपनी पूरी ताकत से गेंद को किक करने वाला है। जिजी अचानक उससे पूछता है कि क्या वह मोमो और केन फ्रीज को पसंद करता है। वह कहता है कि मोमो उसका पहला दोस्त है और वह उसका बहुत सम्मान करता है। लेकिन जब गिगी कहती है कि वह अपना चेहरा और व्यक्तित्व पसंद करती है, तो केन जवाब देता है कि वह भी उसे पसंद करता है। वे इस बारे में एक प्रतियोगिता शुरू करते हैं कि कौन मोमो को अधिक पसंद करता है, और यह अचानक केन को फुटबॉल में बहुत बेहतर बनाता है। वे पूरे समय के दौरान लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक केन घर के बारे में कुछ अजीब देखता है। घर के बगल में एक दीवार है, लेकिन उस स्थान पर कोई जगह नहीं है, और लगता है कि दीवार का कोई अन्य उपयोग नहीं है। दूसरी ओर मोमो ने गर्म झरने से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि उसने पर्याप्त आराम किया है। लेकिन तभी बदसूरत कमीनों का एक पूरा गिरोह वहां आता है। वे स्नान में प्रवेश करते हैं, मोमो को बताते हैं कि वह अपनी उम्र के बावजूद मिश्रित स्नान में आने के लिए एक वास्तविक डीएच होना चाहिए। वे उसके पास पहुंचने लगते हैं, और मोमो घबरा जाता है, क्योंकि वह आश्चर्य करती है कि वह अब क्या करने जा रही है। इस बीच केन और जिजी ने पाया कि घर की एक बाहरी दीवार खोखली है, और यह उस रहस्य की दीवार के ठीक बगल में है जो उन्होंने बाहर देखी थी। जुजुत्सु का कहना है कि उन्हें इसे तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके मामले के बारे में कुछ सुराग होना चाहिए, और जैसा कि वह दीवार में एक छेद बनाता है, वह तावीज से भरा एक कमरा ढूंढता है। दूसरी ओर मोमो ने पुरुषों को हराकर भागने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कर सके, उनमें से एक पानी से निकलता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। वह उसे पानी के नीचे धकेलता है, और सांस के लिए मोमो हांफता है, यह महसूस करते हुए कि उसे बच्चे के तेल के बिना दीदी पार्टी का अनुभव मिल सकता है। हालांकि जैसे कि बिगाड़ने के बारे में उस पर उछालने वाला है, मोमो की शक्ति अचानक सक्रिय हो जाती है, एक पत्थर की मूर्ति को तोड़ती है और आदमी को सिर में मारती है। वह इस मौके का उपयोग करके पानी से बाहर निकलता है, और फिर पत्थर की मूर्ति अचानक फट जाती है, जिससे गर्म पानी का एक फव्वारा जारी होता है। मोमो जल्दी से स्नान से बाहर निकल जाता है, और जैसे जैसे विकृतियों ने उसका पीछा किया, छत उनके ऊपर गिर जाती है, उन सभी को नीचे ले जाती है। मोमो इसके लिए एक रन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पुरुषों में से एक उसके पैर को पकड़ता है, और वह जमीन पर गिर जाती है। वह उसके ऊपर रेंगता है, लेकिन फिर अचानक उनके सामने की दीवार उनकी ओर गिर जाती है, और मोमो इसे प्लॉट कवच की शक्ति के लिए सुरक्षित रूप से धन्यवाद देता है, क्योंकि वह वहीं बैठी थी जहां दरवाजा था। अचानक वह टर्बो दादी को यह कहते हुए सुनती है कि वह भाग्यशाली थी कि यह एक पुरानी रंडडाउन जगह है। मोमो उसे देखकर हैरान है, लेकिन टर्बो दादी का कहना है कि उसने अपनी बातचीत को सुन लिया और हॉट स्प्रिंग्स का आनंद लेने के लिए अपने बैकपैक में झपकी ली। मोमो उसे बताता है कि उसे सिर्फ पूछना था, लेकिन फिर वह सोचना शुरू कर देती है कि वह गर्म वसंत मालिकों को गंदगी कैसे समझाएगी। टर्बो दादी उसे बताती है कि यह उसकी गलती नहीं है, और बस स्थानीय लोग उस व्यक्ति की तलाश में हैं जिसने जगह को नष्ट कर दिया था। मोमो छुपाता है और कपड़े पहनता है, जबकि स्थानीय लोग इस क्षेत्र में ज्ञात संकटमोचक हैं। जबकि परवर्स भागने की कोशिश करते हैं, मोमो चुपचाप पीछे से चुपके से चिल्लाता है, उन्हें उसके दिल के नीचे से कोसता है। वह फिर टर्बो दादी के साथ जीजी की जगह पर वापस आ जाती है, और वह जीजी के घर पर अपने विशेषज्ञ सलाह के लिए पूछती है। टर्बो दादी उसे बताती है कि यह स्थान बचत से परे है, क्योंकि यह बहुत अधिक मानव रक्त को भिगोया है। घर में वापस केन और गिगी दोनों को अशुभ आभा की वजह से आतंक देता है, और वे मोमो के लौटने का इंतजार करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे अपने दम पर स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, और जीजी दरवाजे पर भाग जाता है, यह सोचकर कि यह मोमो है, लेकिन उसके झटके के लिए यह खौफनाक और बदसूरत पीली बूढ़ी महिलाओं का एक समूह है। पता चला ये बदसूरत बूढ़ी औरतें स्थानीय हाउसिंग कार्टेल चलाती हैं, और वे तुरंत खुद को स्नैक्स खाने और पास में रहने वाले परिवारों के बारे में गपशप करने में सहज बनाती हैं।
केन को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, इसलिए वह जीजी से विस्तृत करने के लिए कहता है और सीखता है कि ये महिलाएं पास में अधिकांश किराए की संपत्ति के मालिक हैं और उसका घर उनमें से एक है। वे उसे किराए का भुगतान किए बिना यहाँ रहने की अनुमति दे रहे हैं, जबकि उसके माता पिता अस्पताल में हैं। और केन ने बाहर निकाल दिया क्योंकि वह नहीं चाहता कि उन्हें यह पता चले कि उन्होंने दीवार में एक छेद कर दिया है। अचानक महिलाओं के नेता ने जीजी से पूछा कि क्या वह किसी अन्य आत्मा के माध्यम में लाया है या अपने स्थान पर एक सोर्सिस्ट, और वह तुरंत मना कर देता है, यह कहते हुए कि केन सिर्फ एक दोस्त है जो उससे मिलने जाना चाहता था। बूढ़ी औरतें जीजी पर गुस्सा करती हैं, यह बताते हुए कि यहाँ के आसपास कोई बुरी आत्माएं नहीं हैं और उन्हें उन चीजों को करना बंद कर देना चाहिए जो उनकी संपत्ति के मूल्य को कम कर देंगे। उनके नेता अचानक एक डबल बैरल शॉटगन को बाहर निकालते हैं, यह कहते हुए कि उनके पास एक शिकारी का लाइसेंस है और पहाड़ियों में हर समय दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कि एक जंगली जानवर के लिए एक व्यक्ति को गलत करना। वह केन और जीजी पर बंदूक की ओर इशारा करती है, जो उसे बताती है कि वह पुलिस के साथ परेशानी में पड़ सकती है अगर वह किसी पर अपनी बंदूक इशारा करती है और शैतान की बात करती है तो एक पुलिस वाला वहीं आता है। तथापि वह पूरी तरह से चुप हो जाता है जब वह बूढ़ी औरत को जीजी में बंदूक की ओर इशारा करते हुए देखता है और अगले ही क्षण 4 परवर्ष अंदर आते हैं। वे इस बारे में बात करना शुरू करते हैं कि वे कैसे परेशानी में थे क्योंकि स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ा, लेकिन पुलिस अधिकारी के लिए धन्यवाद, वे बिना किसी मुद्दे के बाहर निकलने में सक्षम थे। पता चला वे एक ही परिवार के सदस्य हैं और पुराने बॉस महिला उनकी मां है। लोगों में से एक जीजी पर रेंगता है, यह पूछते हुए कि मेहमान कौन है, और वह केन को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में पेश करता है। हालांकि आदमी वास्तव में उसके बारे में संदिग्ध है और उसे जीजी की पसंदीदा फुटबॉल टीम का नाम देने के लिए कहता है कि क्या वह वास्तव में उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उनके अवलोकन कौशल के लिए धन्यवाद, केन यह अनुमान लगाने में सक्षम है कि यह पीएचडी है जो उनके दोनों को बचाता है। बूढ़ी औरत फिर जीजी से उस लड़की के बारे में पूछती है जो वह अपने साथ लाया था और वह मोमो को बचाने के लिए अज्ञानता की कोशिश करता है। हालांकि बॉस लेडी पहले से ही सब कुछ जानती है और वह जीजी में पेशाब करती है क्योंकि वह झूठे को बर्दाश्त नहीं करती है। दूसरी ओर मोमो स्थानीय मंदिर का दौरा करता है, जिसे कहा जाता है कि एक विशाल सर्प भावना की त्वचा को बहा रहा है। वह एक पुजारी को तीर्थ के सामने एक हेडस्टैंड करते हुए देखकर चौंक जाती है और वह मोमो का स्वागत करने के लिए अपने व्यायाम सत्र को समाप्त करता है और उसे यह बताकर बातचीत शुरू करता है कि वह एक यूट्यूबर बनना चाहता है। फिर वह सांप की आत्मा की त्वचा दिखाने के लिए मुख्य मंदिर का दरवाजा खोलता है। मोमो पूरी तरह से निराश है क्योंकि क्षतिग्रस्त त्वचा बहुत छोटी और साधारण दिखती है, जो एक पौराणिक सांप की भावना से संबंधित है, और भौं पुजारी उसके साथ सहमत है। वह उसे गांव की विद्या बताता है कि कैसे वे सांप की आत्मा की पूजा करते हैं, क्योंकि जब वह गुस्से में होता है तो ज्वालामुखी पूरे गांव को नष्ट कर देता था और नष्ट कर देता था। अतीत में एक व्यक्ति को ज्वालामुखी के लिए हर साल एक बलिदान के रूप में ज्वालामुखी भेजा गया था ताकि सर्प भगवान को संतुष्ट किया जा सके, और उसके कारण गांव को शांति और लाभदायक हॉट स्प्रिंग्स के साथ आशीर्वाद दिया गया था। हालांकि आइब्रो पुजारी सोचता है कि सर्प ईश्वर के बारे में सामान एक बनाई गई कहानी है और यह सिर्फ दिखाता है कि शांति के नाम पर अमानवीय और बेवकूफ लोगों को अमानवीय चीजें करने में कैसे छल किया जा सकता है। वह मोमो को बताता है कि वह नहीं चाहता कि ऐसा कुछ फिर से हो, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से सभी को इस कहानी के बारे में बताता है, भले ही वह सिर्फ एक हेडस्टैंड यूट्यूबर बनना चाहता है। मोमो बस उसे एक हेडस्टैंड करते समय यूट्यूब पर कहानी बताने के लिए कहता है और आदमी ऐसा काम करता है जैसे उसने आत्मज्ञान हासिल किया हो। उसके बाद मोमो जीजी के घर लौटता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह और केन अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह अपने अंडरवियर में 4 विकृतियों को देखने के लिए हैरान रह जाती है, जबकि केन और जीजी जमीन पर हैं, चोट लगी और बेहोश। उसके पास यह समझने का समय भी नहीं है कि गैंगस्टर दादी अपने बेटों को उसे पकड़ने के लिए कहती है, क्योंकि तब उनके पास सभी बलिदान होंगे जो उन्हें चाहिए। दुर्भाग्य से उनके लिए मोमो की दादी ने एक विंप नहीं उठाया। वह तुरंत हाथ फेंकना शुरू कर देती है और सभी 4 परफेक्ट्स का सामना करती है। वह अपनी मानसिक शक्तियों और त्वरित सोच का उपयोग करके उन सभी को खटखटाती है, लेकिन फिर एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और वह उसे चूटर करता है। मोमो चक्कर महसूस करने लगता है और आदमी पकड़ता है और उसे कसकर निचोड़ता है, उसे विरोध नहीं करने के लिए कहता है। सौभाग्य से टर्बो दादी मोमो के बैकपैक से बाहर आती है, बिगाड़ने के कारण, और उसे कांच की बोतल पर फिसलने के लिए और उसके सिर को मेज पर मार दिया। मोमो ने टर्बो दादी को धन्यवाद दिया और उसकी मदद के लिए कहा, लेकिन वह बाकी ढोंगी के साथ परेशान नहीं करना चाहती है। मोमो तब सभी को तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन अचानक बॉस लेडी उसके कुंग फू चाल के साथ उस पर हमला करती है। वह एक ठोस हिट को उतारने और उसे पीछे धकेलने का प्रबंधन करती है, लेकिन मोमो जल्दी से अपने पैरों पर वापस आ जाता है और अपने हमलों को चकमा देना शुरू कर देता है। वह फिर सोफे को अपनी मानसिक शक्तियों के साथ उसकी ओर खींचती है, लेकिन गैंगस्टर दादी बस अल्ट्रा इंस्टिक्ट को अनलॉक करती है और हमले को चकमा देती है। वह अपने हमले को फिर से शुरू करती है, मोमो के सभी मानसिक हमलों को अवरुद्ध करती है और फिर उसे अपने अंतिम कदम से मारती है, उसे दीवार के माध्यम से ताबीज कमरे में दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। गैंगस्टर दादी अब मोमो और उसकी विशेष शक्तियों के बारे में उत्सुक है और वह उससे पूछती है कि वह कौन है। मोमो भी यह जानना चाहती है, लेकिन फिर वह ताबीज से भरे खौफनाक कमरे को नोटिस करती है। दूसरी ओर गैंगस्टर दादी ने मोमो को अपने गांव की शांति के लिए एक खतरा घोषित किया, जो अपने त्योहार को बाधित करने और सांप भगवान को गुस्सा करने के लिए यहाँ आया है। मोमो यह सब सुनने के मूड में नहीं है और वह महिला को तुरंत बाहर निकलने के लिए कहती है।
लेकिन वह जवाब देती है कि उसका किडो परिवार पीढ़ियों से गांव की रक्षा करने का प्रभारी रहा है और पिछले 200 वर्षों से वे गांव की सुरक्षा के लिए हर साल सांप भगवान को बलिदान दे रहे हैं। गैंगस्टर दादी का कहना है कि यह जगह कभी वेदी थी जहां मानव बलिदान किए गए थे, और यद्यपि इसकी उपस्थिति वर्षों में बदल गई है, यह अभी भी वेदी है जहां वे अपने बलिदानों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें सांप भगवान को पेश करते हैं। मोमो को पता चलता है कि अब क्या चल रहा है और गैंगस्टर दादी उसे बताती है कि वे चुटकी में थे क्योंकि गिगी के माता पिता बीमार हो गए थे, लेकिन अब उनके पास ठीक 3 लोगों हैं जिनकी उन्हें बलिदान करने की आवश्यकता है। अचानक मोमो के पैरों के नीचे की मंजिल क्विकसैंड में बदल जाती है और वह इसके द्वारा निगल लिया जा रहा है। वह बाहर निकलती है और भागने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है, लेकिन डरावना केटो परिवार उसके प्रयास को रोकने के लिए है। वे उसे वापस कमरे में मारते हैं और मोमो फिर से डूबने लगते हैं। सौभाग्य से केन और जिजी बस जागते हैं और वे गैंगस्टर दादी और उसके बेटों को एक सोफे का उपयोग करके कमरे में धकेलते हैं। केन ने मोमो को अपना हाथ पकड़ने और बाहर आने के लिए कहा, जबकि बाकी खौफनाक परिवार अपनी मां को वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। मोमो केन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर अचानक दीवार टूट जाती है और हर कोई अजीब कमरे में गिर जाता है। मोमो और केन किसी तरह सुरक्षित रूप से उतरते हैं और पाते हैं कि निकास अब बहुत दूर है और बहुत सारे पुराने घर आंशिक रूप से उनके नीचे अथाह शून्य भरते हैं। तभी वे गिगी को चिल्लाते हुए सुनते हैं क्योंकि वह मुश्किल से लटका हुआ है और जब तक मोमो और केन उसे ढूंढते हैं वह नीचे गिर जाता है। मोमो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिरते ही बहुत देर हो चुकी है। सौभाग्य से वह कुछ नरम और उछाल भरी पर उतरता है जो इन भागों में पूजा की जाने वाली विशाल सर्प का शरीर बन जाता है। मोमो और केन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते जब वे डरावना राक्षस को देखते हैं, और केटो परिवार के सदस्य सर्प को यह बताने के लिए एक फोर्टनाइट नृत्य करना शुरू करते हैं कि वे इसके अनुयायी हैं और बलिदान नहीं। इस बीच केन ने पढ़ते हुए याद किया कि यह मंगोलियाई मौत कीड़ा है, एक अज्ञात प्राणी जो निश्चित रूप से एक विदेशी है, लेकिन वे यह बड़ा नहीं माना जाता है। उन्हें एहसास है कि केटो परिवार एक विदेशी राक्षस को बलिदान कर रहा है, लेकिन ढोंगी को इस बात की परवाह नहीं है। वे अपना अनुष्ठान नृत्य करना शुरू करते हैं, राक्षस को बलिदान खाने के लिए कहते हैं, लेकिन राक्षस ने उन्हें खाने का फैसला किया। कान और अन्य लोग इसे देखने पर भड़क गए हैं और वे घरों में से एक के अंदर छिपाने का फैसला करते हैं क्योंकि वे इस तरह के एक शक्तिशाली राक्षस को हराने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिजी पहले एक घर के अंदर जाता है और फिर मोमो और केन फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं वे जमीन पर गिर जाते हैं, अपने सिर को पकड़ते हैं। जिगी को समझ में नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और फिर अचानक केन अपने राक्षस रूप के एक अनियंत्रित संस्करण में बदल जाता है जो गिगी पर हमला करने की धमकी देता है। केन गिगी के करीब पहुंच जाता है और जब तक वह खून बहना शुरू नहीं करता तब तक वह अपने मुंह को व्यापक रूप से खोलना शुरू कर देता है। जिजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बरसक केन बस उसे दूर कर देता है। वह उसके बाद पीड़ा में रोता रहता है और यह समझने में असमर्थ है कि क्या चल रहा है। जिजी ने उसे कुछ समझदारी से हराने का फैसला किया। वह केन को अपनी बाह से चारों ओर घुमाता है और उसे खिड़की के खिलाफ पटक देता है, लेकिन केन भी इस बार वापस नहीं लड़ता है। इसके बजाय वह खुद को और जिजी को चोट पहुंचाने के इरादे से एक ब्लेड उठाता है, किसी तरह उसे आखिरी क्षण में रोकता है। अचानक घर हिंसक रूप से हिलना शुरू कर देता है और जिजी को पता चलता है कि वे खतरे में हैं। वह केन और मोमो को उठाता है। विशाल राक्षस हमलों से पहले घर के क्षणों के एक सुरक्षित कोने में कूदता है। जिजी फिर एक कप अपने स्थान से दूर फेंक देता है और भूकंप उस बिंदु पर हमला करता है जहां वह दीवार से टकराता है। जिजी को पता चलता है कि सांप ध्वनि पर प्रतिक्रिया कर रहा है, लेकिन किसी कारण से यह केवल गैरजीवित चीजों की आवाज पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जब वह विचलित होता है तो केन एक कैंची पाता है और उसके साथ खुद को छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन जिजी उसे फिर से रोकता है, उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। केन उस पर चिल्लाता है कि वह हस्तक्षेप करना बंद कर दे और उसे सिर्फ उसे जाने देने के लिए कहती है, और वे शब्द जिजी के लिए एक महान झटका है क्योंकि उसने अतीत में वही बात सुनी है। वह याद करता है कि कुछ महीने पहले जब वह स्कूल से घर लौटा तो उसने पाया कि उसके माता पिता अपनी खिड़की के बाहर खुद को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिगी तबाह हो गई थी, लेकिन उसके पास अभी भी एक ब्लेड खोजने और उस कपड़े को काटने के लिए पर्याप्त रचना थी जो वे एक नोज के रूप में उपयोग कर रहे थे। जब वह उन पर जांच करने के लिए नीचे भाग गया तो उसकी मां ने उसे पहले से ही मरने के लिए कहा। जिस तरह जिजी अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है वह पाता है कि मोमो भी सुसाइड स्क्वाड में शामिल हो गए हैं, लेकिन सौभाग्य से वह खुद को थप्पड़ नहीं मार सकती क्योंकि टर्बो दादी रास्ते में है। जबकि मोमो ने खुद को चाकू मारने की कोशिश की है, टर्बो दादी ने गिगी को पहले केन को टाई करने का आदेश दिया। एक बार जब वह उसी के साथ किया जाता है तो केन ने मोमो को भी संबंध बनाया और फिर वह टर्बो दादी से पूछता है कि नरक क्या हो रहा है। वह उसे बताती है कि विशाल केंचुआ किसी प्रकार की मानसिक तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है जो लोग खुद को बंद करना चाहते हैं। गिगी को पता चलता है कि उसके माता पिता के साथ भी यही हुआ, लेकिन वह उत्सुक है कि यह उसे प्रभावित क्यों नहीं कर रहा है। इससे पहले कि टर्बो दादी यह बता सकती है कि उसके पास किस तरह का साजिश कवच है, जिजी ने खुद पर हमला करने के लिए अपनी शक्ति के साथ कुछ ग्लास शार्क को नियंत्रित करने वाले मोमो को नोटिस किया। वह तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए मांस की ढाल बन जाता है, इस प्रक्रिया में अपनी बाह को गंभीरता से घायल कर देता है।
वह खुद को विशालकाय राक्षस के साथ आमने सामने पाता है और लगभग आशा खो देता है, लेकिन फिर वह खुद को एक राजा की तरह बाहर निकालता है और इस दुनिया से आत्मजांच में एक और प्रयास से मोमो की रक्षा करता है। फिर वह मोमो और केन दोनों को उठाता है और अपने दांतों के बीच टर्बो दादी को पकड़ लेता है, क्योंकि वह घर के माध्यम से तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वह केंचुआ राक्षस से हमलों को चकमा दे सकता है। वह तहखाने के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सड़कों पर समाप्त होता है, फिर भी वह अपने दोस्तों को ले जाते समय जितनी तेजी से चल सकता है। हालांकि वह एक लोहे के पाइप पर यात्रा करता है, सीढ़ियों से नीचे गिरता है। वह खुद को लेने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि मोमो और केन पुल से कूदने वाले हैं और उन्हें बचाने के लिए फिर से उठते हैं। जैसे ही वह उन्हें नीचे खींच रहा है, जिजी उसके सामने विशाल केंचुए को नोटिस करता है, खौफनाक मानसिक लहरों का उत्सर्जन करता है, लेकिन फिर अचानक मानसिक लहरें बंद हो जाती हैं। जिजी आश्चर्य करता है कि क्या चल रहा है और वह हैरान है जब वह उसके सामने एक डरावना भूत देखता है। हालांकि मानसिक लहरों को अवरुद्ध करने वाले खौफनाक भूत के लिए धन्यवाद, मोमो और केन अपनी इंद्रियों पर लौटते हैं और जिजी को उन्हें मुक्त करने के लिए कहते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि क्या हो रहा है और एक भूत उनकी रक्षा क्यों कर रहा है, जब भूत अपने डरावने चेहरे के साथ उनका सामना करने के लिए चारों ओर मुड़ता है। जबकि केन और मोमो को सिर्फ शकल किया जाता है, जुजी भूत को देखकर एक नाक से निकला हुआ है, लेकिन टर्बो दादी तुरंत उन्हें भूत की आंखों में नहीं देखने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास बुरी आंख नामक कुछ है जो उन्हें पागल बना देगा और खुद को मार देगा। मोमो का कहना है कि यह एक ही बात है, जैसे कि केंचुआ और टर्बो दादी बताते हैं कि उनकी क्षमताएं एक दूसरे को रद्द कर रही हैं। इसे अपने मौके के रूप में देखकर मोमो केन को अपनी बात करने के लिए कहता है और वह अपने राक्षस रूप में बदल जाता है और केंचुए की ओर जाता है, एक बार में अपने सिर को साफ करना। हालांकि केंचुए तुरंत एक नया बढ़ता है और मोमो और अन्य पर हमला करना शुरू कर देता है। टर्बो दादी उन्हें दूर भागने के लिए कहती है, लेकिन बुराई भूत उनका पीछा करता है और गिगी के ठीक सामने पॉप अप करता है, जिससे उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसा कि जिजी भूत की आंखों में घूरता है, वह अपने दुखद अतीत को देखता है। भूत कभी एक भूखा लड़का था, किसी के तहखाने में बंद था, और वह जो कुछ भी कर सकता था वह बच्चों के बाहर खिड़कियों के माध्यम से बाहर मजे कर रहा था और उनकी नकल कर रहा था। हालांकि यह बेहोश खुशी या तो लंबे समय तक नहीं रहती थी, और जिस तरह गांव के पास ज्वालामुखी फटने वाला था, उसे सर्प भगवान के लिए एक बलिदान के रूप में पेश किया गया था। जैसा कि लावा ने उसे जिंदा जला दिया, गरीब लड़के ने एक बार अन्य बच्चों के साथ खेलने का सपना देखा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। वह मर गया और एक भूत बन गया और जल्द ही खुद को एक ग्रामीण के घर के अंदर पाया, जहां एक बच्चा उसे देख सकता था। लड़का इस पर खुश हो गया, लेकिन घर में रहने वाले परिवार ने जल्द ही आत्महत्या कर ली, केवल उनके बेटे को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद दशकों बीत गए और एक ही बात फिर से 2 बार हुई। तीसरी बार के बाद ही भूत ने केंचुआ की मानसिक लहरों को नोटिस किया, जो वयस्कों को आत्मजांच करने के लिए मजबूर कर रहे थे। जल्द ही स्थानीय मकान मालकिन तीसरे अनाथ बच्चे को देखने के लिए वहां पहुंचे और भूत ने उसे उस पुजारी के रूप में पहचाना जिसने उसे नागिन भगवान को बलिदान कर दिया। महिला ने अनाथ लड़के को इस साल के बलिदान में बदलने का फैसला किया और अपने पूरे घर को गंदगी के नीचे दफन कर दिया। गरीब भूत ने उसे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं छू सका। वह तबाह हो गया क्योंकि स्थिति ने उसे अपने जीवन की याद दिला दी, लेकिन फिर उसके क्रोध ने उसे भस्म कर दिया और उसने शपथ ली कि वह उन लोगों को मार देगा जिन्होंने उसे बनाया, और लड़का पीड़ित था। वह लड़के के साथ विलय हो गया, अपने बदला लेने के लिए मुड़ बुरी आंख भूत में बदल गया, और अब वह अपनी तीव्र घृणा के साथ जीजी को रख रहा है। सौभाग्य से मोमो की आवाज ने जिजी को भूत के नियंत्रण से बाहर कर दिया और फिर वह उसे उससे दूर करने की कोशिश करती है। हालांकि जिजी मोमो को बताता है कि यह भूत एक बुरा व्यक्ति नहीं है और वह इन सभी वर्षों में अकेले पीड़ित रहा है। फिर वह अचानक भूत के असली शरीर को खोजने के लिए नीचे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है और उसे मुक्त कर देता है, और मोमो चेस देता है, यह महसूस करते हुए कि वे जितने गहरे जाते हैं उतने बड़े घर लगते हैं। जल्द ही जिजी सबसे निचले स्तर पर पहुंचता है और एक भारी दरवाजा खोलता है, जिसके पीछे भूत का असली शरीर अभी भी एक स्तंभ से बंधा हुआ है, लेकिन उसके बाल पूरे कमरे को कवर करने के लिए बाहर हो गए हैं। गिगी गरीब लड़के को पिटाई करता है जो सिर्फ दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन जैसे वह अपने शरीर को मुक्त करने वाला है, टर्बो दादी उसे रोकने के लिए कहती है। वह गिगी को भूत के प्रति सहानुभूति दिखाने से रोकने के लिए कहती है, जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वह उससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि भूत एक अच्छा इंसान है और वह था जिसने इन सभी वर्षों में उसकी रक्षा की थी जब केंचुआ उसे पागल करने की कोशिश कर रहा था। तभी केंचुआ ऊर्जा की एक विशाल लहर को जारी करता है, जिससे मोमो और जिजी एक सेकंड के लिए खाली हो जाते हैं, और जब वे जागते हैं तो वे केंचुआ के चिपचिपे प्यूक को छत के नीचे छल करते और फर्श को भरते हुए पाते हैं। मोमो अपनी किस्मत को शाप देता है और आश्चर्य करता है कि परिजन कहाँ हैं जब उसे उसकी जरूरत है, इस बात से अनजान है कि उसने अपने पिछले हमले में अपनी सारी ऊर्जा को समाप्त करने के बाद खुद को पंगु बना दिया। मोमो किसी तरह खुद को मुक्त कर लेता है और कमरे से बचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह गिगी के लिए फोन करती है तो उसे पता चलता है कि वह बिल्कुल नहीं चल रहा है। इविल आई घोस्ट ने उसके पास होने लगी है और यह उसके दिमाग को उस कमरे में ले जाता है जहां उसे कैद किया गया था। जब वह उसे व्यक्तिगत रूप से देखता है तो जिजी गरीब लड़के को और भी अधिक पिटाई करता है। लड़का बेहोश कर देता है कि वह उसके साथ खेलना चाहता है और जिजी उसे खुश करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि वह जब तक चाहे तब तक उसके साथ खेलेगा।
लड़का यह सुनकर एक डरावना मुस्कान देता है कि क्योंकि वह जीजी के लिए लंबे समय से इन सटीक शब्दों को कहने के लिए इंतजार कर रहा है ताकि वह पूरी तरह से उसके पास हो सके। जीजी दर्द में चिल्लाता है क्योंकि बुरी नजर के लाभ के रूप में उसके शरीर पर नियंत्रण होता है और टर्बो दादी मोमो को बताता है ऐसा तब होता है जब वे उसकी सलाह नहीं सुनते हैं। अचानक केंचुआ एक और शक्तिशाली लहर को छोड़ देता है जिसके बाद अम्लीय प्यूक का एक और दौर होता है जो छत के माध्यम से पिघल जाता है। मोमो अपने शरीर को स्थानांतरित नहीं कर सकता है और केंचुए उसे खा जाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक जीजी जागता है, केंचुआ को अविश्वसनीय शक्ति के साथ दूर कर देता है। फिर वह राक्षस के सिर पर एक किक मारता है, उसे चीरता है। वह घोषणा करता है कि अब उसने यह शरीर प्राप्त कर लिया है, वह सभी मनुष्यों को मार देगा। मोमो अपनी शक्ति से प्रभावित है, लेकिन यह भी उत्सुक है कि उसने अपने अंडरवियर को कब छीन लिया। लेकिन टर्बो दादी उसे अपना ध्यान खोना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वह उसके बाद आने वाली है। दुर्भाग्य से मोमो के पास अपनी सलाह को सुनने का कोई समय नहीं है और जीजी बुरी नजर के पास उसे दीवार में मारता है। वह उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो एक मानसिक बल बाधा के साथ खुद को बचाता है। इविल को पता चलता है कि उसके पास एक अजीब शक्ति है और टर्बो दादी को एक साथी भूत के रूप में भी पहचानती है और उसे मनुष्यों द्वारा गुलाम होने के लिए ताना मारती है। मोमो ने जीजी से कहा कि वह इससे बाहर निकल जाए, लेकिन इविल आई ने उसे बताया कि जीजी और नहीं है और वह अब इस शरीर को नियंत्रित करता है। तभी विशाल केंचुआ जागता है और उन पर एक और शक्तिशाली लहर लॉन्च करता है, लेकिन इस बार बुरी नजर उसकी गड़गड़ाहट और घृणा से एक बाधा पैदा करती है जो सब कुछ अवरुद्ध करती है। वह तब उन सभी आत्माओं से घृणा करता है जो घर में मारे गए थे और उन्हें एक गेंद में बदल देते हैं कि वह केंचुआ की ओर किक मारता है, उसमें एक छेद ड्रिल करता है। वह राक्षस में छेद ड्रिलिंग करके अपने फुटबॉल कौशल को फ्लेक्स करता रहता है जो छिपाने के लिए दीवार में एक छेद खोदता है। और इस बीच मोमो अभी भी यह समझने में असमर्थ है कि जीजी कैसे प्राप्त हुआ। टर्बोग्रैनी ने अपने गूंगे को यह महसूस नहीं किया कि उसकी दादी ने बार बार क्या कहा। उसने गीगी को एक प्रतिभा कहा क्योंकि उसके पास एक उच्च आध्यात्मिक शक्ति है और उसकी शारीरिक शक्ति भी काफी अच्छी है। इविल आई लंबे समय से उसके पास रहने की योजना बना रहा था और टर्बोग्रोनी कहती है कि वह भी उसके जैसे किसी व्यक्ति के पास रहना चाहेगी। तभी बुरी नजर ने उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, मोमो की ओर उनकी अभिशाप गेंद की शूटिंग की जो इसे किसी तरह अवरुद्ध कर देता है। हालांकि इविल आई ने उसे नीचे से खटखटाते हुए उस पर हमला करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया। वह उसे खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे वह उसकी ओर शार्प गेंद को किक करने वाला है, केन अपने राक्षस रूप में वहां पहुंचता है और किक की गिनती करता है, बुरी आंखों को बताता है कि वह अपनी लड़की को पंच करने के लिए भुगतान करने जा रहा है।